स्वागत है आपका लेक्चर 2.2 में। तो जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने CSS कमेंट्स पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो जब भी हमें किसी भी HTML एलिमेंट को कुछ बैकग्राउंड इफेक्ट देना होता है, हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं CSS की। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई है मेरे पास। तो बैकग्राउंड इमेज होती है, बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड रिपीट होता है, बैकग्राउंड अटैचमेंट होता है और बैकग्राउंड पोजीशन होता है। इसमें भी हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करें और या तो हम बैकग्राउंड इमेज यूज़ करें। और जैसे ही हम बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे उसके बाद ही हम ये जो नीचे की 3 लिखी हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फ़ोल्डर में आते हैं जो कि हमारा ये है और उसको मैं हटा देता हूँ CSS कमांड और HTML में जाता हूँ, एकदम खाली है जो कि अभी, और उसको मैंने यहाँ पे गो लाइव से अपना लाइव सर्वर चला रखा है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है बैकग्राउंड। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक p टैग लूँगा। एक्चुअली पहले मैं एक H2 लेता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ CSS बैकग्राउंड और उसके नीचे मैं एक p टैग लूँगा और उसके अंदर लिखूँगा lorem और 500 वर्ड्स ले लूँगा। मैं वापस जाता हूँ तो मेरे पास लिखा आ गया हेडिंग में H2 में, और ये मेरा पैराग्राफ टैग है पूरा। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ देके देखेंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ, टैग सेलेक्टर का यूज़ करके एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब बात करते हैं हम, सबसे पहले बात करते हैं हम बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर देने से क्या होता है कि उस टेक्स्ट के पीछे या फिर उस एलिमेंट के पीछे वो कलर आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। तो अब हम देखेंगे तो हमारे जो पैराग्राफ टैग है उसके बैकग्राउंड में एक रेड कलर आ चुका है। ऐसे में इसको कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसे येलो कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे हमारा बैकग्राउंड कलर येलो आ जाएगा। तो आप जैसा जो भी देना चाहते हो बैकग्राउंड कलर ऐसे दे सकते हो। और ये सिर्फ p टैग के साथ नहीं है, आप किसी भी टैग को बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। डिमांड ये है कि वो एलिमेंट होना चाहिए HTML का कोई भी। जैसे कि आप HR को नहीं दे सकते बैकग्राउंड कलर, कुछ उसका मतलब भी नहीं बनता वैसे। तो पहला हो गया कि हमने या तो हम उस किसी बैकग्राउंड को कलर दें, तो ये तो हो गया। अब दूसरा हम देखेंगे अगर हम बैकग्राउंड को इमेज देंगे, उसके बाद ही हम ये 3 प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जो हमारी बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन है। तो बैकग्राउंड इमेज से पता चल रहा है कि हम उसके बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाएंगे, तो उसके लिए मेरे पास फ़ोल्डर में पहले से एक इमेज है जो कि कुछ ऐसी दिखती है सर्च बार की तरह। तो मैं इसे यूज़ करूँगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, ये बैकग्राउंड कलर को इसमें आऊँगा और कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबाऊँगा तो ये कमेंट हो जाएगा। मैं यहाँ नीचे आके लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज के अंदर आपको एक एक देना पड़ता है URL और पैरेंथेसिस, 2 पैरेंथेसिस लगा के ओपन और क्लोज, और फिर इसके अंदर सिंगल कोटेशन में आपको पाथ देना है आपकी इमेज का। तो क्योंकि जो मेरा इमेज है वो इसी सेम फ़ोल्डर में है, तो मैं एक डॉट लगा के, राइट स्लैश लगा के, इसका नाम है सर्च, मैं उसे ले लूँगा। अब अगर मैं देखूँगा तो देखो मेरे बैकग्राउंड में वो इमेज आ गई है जो सर्च वाली थी। तो ऐसे हम एक बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं अपने किसी एलिमेंट में। अब हम नीचे की 3 प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिनके बारे में बात कर रहा था कि अगर हम बैकग्राउंड इमेज लगाएँगे तो हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी है बैकग्राउंड रिपीट। तो ये हमें नाम से ही बता रही है कि ये बताएगी कि आपका बैकग्राउंड रिपीट होगा या नहीं होगा। तो मैं नीचे आता हूँ, लिखता हूँ दोबारा बैकग्राउंड और रिपीट। तो उसमें मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, मैं उनके बारे में पहले ही बात कर लेता हूँ। इसमें एक होती है मेरे पास नो रिपीट, मतलब कि आपकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो रिपीट नहीं करेगी। रिपीट में क्या होगा, आपकी बैकग्राउंड इमेज रिपीट करेगी। रिपीट एक्स में क्या होगा, आपकी जो इमेज है बैकग्राउंड वो सिर्फ एक्स एक्सिस में रिपीट करेगी। रिपीट वाई में क्या होगा, जो आपकी इमेज है वो आपकी सिर्फ वाई एक्सिस में रिपीट करेगी। तो सबसे पहले हम रिपीट देखते हैं। तो रिपीट तो पहले से हो ही रही है इमेज, जैसे हम देख सकते हैं कि अभी के अभी हम देख सकते हैं, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड इमेज है वो रिपीट हो रही है पूरी की पूरी। अब अगर ऐसे लिख दूं मैं नो रिपीट, अगर मैं लिख दूं नो रिपीट तो वो इमेज रिपीट नहीं होगी। तो वो देखो यहाँ पे आ गई है। और दूसरी क्या थी, एक था रिपीट, एक था नो रिपीट और एक था रिपीट एक्स। तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस में रिपीट होगी अब इमेज। तो ये देखो सिर्फ एक्स एक्सिस में रिपीट हो रही है। और अगर इसे मैं कर दूंगा वाई, तो वो सिर्फ अब
वाई एक्सिस में रिपीट होगी। हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक होती है हमारी एक्स एक्सिस जो कि ऐसे चलती है, इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और जो हमारी ऐसे चलती है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ऐसे करके हमारी ये वाली प्रॉपर्टी हो गई बैकग्राउंड रिपीट वाली। अब इससे हम पहले बैकग्राउंड अटैचमेंट की बात करें उससे पहले मैं दो और प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। एक है मेरी बैकग्राउंड पोजीशन और एक और है मेरी बैकग्राउंड साइज, जो कि इसमें लिखी नहीं है मैंने, आई थिंक मैं भूल गया था। बैकग्राउंड साइज, तो पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड साइज की। तो पहले मैं ऐसे क्या करता हूँ, नो रिपीट ले आता हूँ इमेज को, नो रिपीट, तो वो रिपीट नहीं करेगी। हाँ, रिपीट नहीं कर रही है वो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा किसकी, बैकग्राउंड साइज की बात करूँगा। बैकग्राउंड साइज, तो बैकग्राउंड साइज हमारा डिफाइन करता है कि जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है उसकी हाइट और विड्थ क्या होगी। तो मान लेते हैं मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल उसकी हाइट, 500 पिक्सल उसकी विड्थ। ओके, ये तो एकदम बाहर ही निकल गई। थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, 200 कर देता हूँ। तो अब क्या है, ये उसकी हाइट और विड्थ डिफाइन करेगा, हाइट और विड्थ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। हम चाहे तो उसे परसेंटेज में भी ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने सी एस एस की यूनिट्स भी पढ़ी थी। तो मैं इसे ले लेता हूँ 50% और 10%। बहुत ज़्यादा, विड्थ तो उसकी 50% हो गई है, हाइट उसकी 50%। ऐसे ऐसे हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं अपनी बैकग्राउंड इमेज को। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड पोजीशन की, कि इस एलिमेंट के अंदर उसकी, देखो अभी देखेंगे तो हम टॉप राइट में आ रहा है हमारे हमारे पास, जैसे कि ये मेरा पैराग्राफ टैग है, ये मेरा पैराग्राफ टैग है, और जो मेरी बैकग्राउंड इमेज है, जो मेरी बैकग्राउंड इमेज है वो यहाँ पे आ रही है। तो अगर जब जो हमारी बैकग्राउंड पोजीशन होती है उसके अंदर दो तरीके की प्रॉपर्टी दे सकते हैं। एक तो हम राइट लेफ्ट दे सकते हैं, राइट दोगे तो, लेफ्ट दोगे तो यहाँ पे, राइट दोगे तो यहाँ पे, बॉटम राइट दोगे तो यहाँ पे, बॉटम लेफ्ट दोगे तो यहाँ पे, बॉटम लेफ्ट, हाँ। और अगर आप उसे पिक्सल्स में दोगे तो दो यूनिट्स दोगे। मान लो आपने दे दिया 20 पिक्सल, 20 पिक्सल, तो वो एक्स एक्सिस में कितना पिक्सल लेगा और वाई एक्सिस में कितना पिक्सल लेगा उस एलिमेंट के अंदर। ये मेरा पी एलिमेंट है, इसके अंदर वो कितनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेगा वो उसको डिफाइन करेगा। और अगर मैं लिखूंगा सेंटर वगैरह तो वो नॉर्मली करेगा, तो उसको हम करके देखते हैं एक बार। पहले मैं इसको थोड़ा सा विड्थ ठीक कर देता हूँ, 20% कर देता हूँ। बता रही है 10% देता हूँ उसको, इससे अच्छा 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, परफेक्ट। तो अभी हम देखेंगे तो ये क्या है, लेफ्ट में है। अब जैसे ही मैं उसे बैकग्राउंड पोजीशन दूंगा और मैं लिखूंगा राइट, है इमेज राइट में चली जाएगी। मैं लिखूंगा लेफ्ट, तो इमेज लेफ्ट में चली जाएगी। और ऐसे ही मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। टॉप है मेरे पास तो ऊपर चले जाएगी, बॉटम लिखूंगा तो नीचे बॉटम में आ जाएगी। और हम इसके साथ दो प्रॉपर्टी और दे सकते हैं, जैसे कि राइट, राइट और टॉप। टॉप राइट पे आ जाएगी, देखो टॉप पे आई फिर वो राइट पे आ गई। और इसे अगर मैं ऐसे लिख दूं, टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट में आ जाएगी। और ऐसी मेरी डिफरेंट डिफरेंट जो पोजीशंस होती हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि हमें हमारे इसमें भी बताई गई है बैकग्राउंड पोजीशन में, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, जो भी आप देना चाहो उसमें दे सकते हो। दूसरा क्या कि आप इसे पिक्सल में दे सकते हो, तो पिक्सल में अगर हम देंगे तो वो दो यूनिट्स लेगा, एक यहाँ पे लेगा, एक यहाँ पे लेगा। ये से बताएगा कि कितना एक्स एक्सिस में जाना है और ये से बताएगा कितना इसे वाई एक्सिस में जाना है। मान लेते हैं ये मेरा एलिमेंट है, ये एलिमेंट के अंदर मेरी बैकग्राउंड इमेज है। अब इसको आपको हिला के कितना एक्स एक्सिस में ले जाना है और कितना इसे
वाई एक्सेस में ले जाना है, एक्स और वाई, वो ये चीज़ डिफाइन करता है। तो हम इसे पिक्सल में देख के देखते हैं। तो मैं इसे 10% एक्स एक्सेस में ले जाता हूँ और 50% वाई एक्सेस में ले जाता हूँ। तो देख सकते हैं कि यहाँ से 10% आया और ऊपर से 50% आया। तो ऐसे हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमने अभी एक प्रॉपर्टी छोड़ी थी जिसका नाम है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है डिफाइन करता है कि जब आप स्क्रॉल करोगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा उस बैकग्राउंड इमेज का। फॉर एग्जाम्पल इसको दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक और इमेज लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि तो पहले तो मैं इतना कंटेंट बनाऊँ कि स्क्रॉल हो जाए ना। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक पी टैग बनाता हूँ, लिखता हूँ लॉरेम 500 ये। यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ और उसको मैं क्या करूँगा, तो मेरी हाँ, तो इसे मुझे पता नहीं चलेगा स्क्रॉल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पीछे आता हूँ HTML वाले फ़ोल्डर में, रॉबर्ट पैटिसन की हमारे पास फ़ोटो है पहले से। तो क्योंकि ये पेरेंट फ़ोल्डर में आके है तो मुझे 2 बार स्लैश लगाना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से डिव लेता हूँ अपना और उसको एक बैकग्राउंड इमेज देता हूँ और हमने बात करी थी भी, जैसे यूआरएल लिखूँगा मैं पहले, पैरेंथेसिस लगाऊँगा, सिंगल कोटेशन में मुझे पाथ देना है उसको यहाँ पे। किसका पाथ देना है मुझे? इमेज का। तो क्योंकि वो पेरेंट फ़ोल्डर में है, रूट फ़ोल्डर, तो मुझे 2 डॉट लगाने पड़ेंगे और एक राइट स्लैश। HTML वाले फ़ोल्डर के अंदर image1। ओके, फ़ोटो क्यों नहीं आई? अच्छा, मैंने हाइट और विड्थ नहीं दी है। इसे ऐसा करते हैं ना हम लोग कि इसके अंदर मैं कुछ वर्ड्स जनरेट कर देता हूँ। लॉरेम 500 image1। ऐसा करते हैं कि वह काम नहीं कर रहा है, तो किसी और में दे देता हूँ, जैसे कि एक पी बनाता हूँ, लॉरेम 500 लिखता हूँ और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी बैक दे देता हूँ और यहाँ पे आके बैक लिख देता हूँ। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ये काम नहीं कर रहा आई थिंक मेरा। इसमें बैकग्राउंड इमेज क्यों आ रही है दूसरी वाली? वेल जो भी है, इसमें क्या होता है ना, हमारा जो जो बैकग्राउंड है वो हमारा कैसे होगा वो हमें बताता है। बैकग्राउंड अटैचमेंट में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है फिक्स, एक होती है लोकल और एक होती है स्क्रॉल। तो स्क्रॉल में क्या होता है, जो आपकी फ़ोटो है वो आपकी जब स्क्रॉल करोगे तो उसके साथ फ़ोटो मूव नहीं करेगी। अगर आप फिक्स कर दोगे तो वो फ़ोटो मूव करना शुरू कर देगी। और यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या यहाँ गलती करी है। और ये इसमें बैकग्राउंड इमेज ये वाली क्यों दिखा रहा है? बैकग्राउंड इमेज URL सिंगल कोटेशन फोल्डर image1। अभी आ नहीं रहा, इसको हम कभी बाद में देखेंगे या फिर हम इसको इसमें देख लेते हैं, इसी इमेज में बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो होती है स्क्रॉल। क्या होता है कि जो आपका बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स रहती है हमारे बैकग्राउंड से। अगर मैं उसे फिक्स कर दूंगा तो, अगर मैं उसे करूँगा तो अगर आप देखोगे तो वो क्या है, फिक्स हो गई है व्यू पोर्ट के साथ, स्क्रॉल कर रही है उसके साथ। देखो मैं से अपना ये रिमूव वो कर रहा हूँ, स्क्रॉल बार ऊपर नीचे, तो आप देखेंगे कि वहीं पे वो फिक्स हो गई है उस एलिमेंट के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, अगर मैं इसे स्क्रॉल कर दूंगा तो वहीं पे वो
फिक्स हो जाएगी, देखो यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। अब मैं करूँगा तो नहीं होगा ऐसा, और जब मैं उसे दे दूँगा फिक्स, तो इससे आप देखोगे तो ऊपर नीचे करोगे तो ये मूव हो गई। इससे एक्चुअली एक पैरेलैक्स इफेक्ट बनता है, पैरेलैक्स इफेक्ट यूजिंग सीएसएस। जो देखिए ये वाला इफेक्ट है ना, ये देखो ये, तो इसमें जो ने बैकग्राउंड इमेज दे रखी है उसको ने ये वाली प्रॉपर्टी दे रखी है, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स प्रॉपर्टी से क्या होता है, वो मूव करना शुरू करती है स्क्रॉल बार के साथ, ये देखो एक अलग सा इफेक्ट बन जाएगा। और अगर से आप कर दोगे स्क्रॉल तो वो क्या हो जाएगी, इमेज फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है जिसका नाम था हमारा बैकग्राउंड इमेज। अब हम बात करेंगे हाइट और विड्थ की, तो उससे पहले मैं अपना ये सारा क्लीन कर देता हूँ। मैं ये सब कुछ क्लीन कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए चीज़ें। हाइट एंड विड्थ, तो हाइट एंड विड्थ हमारी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सीएसएस में, डिफरेंट डिफरेंट। हाइट अलग होती है और विड्थ अलग होती है। तो किसी भी चीज़ को हाइट और विड्थ देने के लिए हम ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं, और इनकी जो वैल्यू होती है वो कुछ यूनिट्स में होती है, जैसे कि पिक्सल, परसेंटेज, या फिर हम जैसा भी देना चाहें। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, आप हाइट और विड्थ सिर्फ उनको दे सकते हो जिनको आप हाइट और विड्थ ले सकते हैं, जो एलिमेंट्स। तो हमने जैसे कि पहले भी बात करी थी HTML और HTML में, कि हमारे पास दो तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक होते हैं हमारे पास ब्लॉक, और एक होते हैं हमारे पास इनलाइन। तो जो हमारे ब्लॉक होते हैं ये हमारे हाइट और विड्थ ले सकते हैं, हाइट और विड्थ। और जो मेरे इनलाइन है वो मेरे हाइट और विड्थ नहीं ले सकते। तो इसीलिए जो मेरी हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी है वो हमारे इनलाइन एलिमेंट पे काम नहीं करेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाऊंगा। डिव मेरा क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है, और यहाँ आके मैं अपनी CSS में डिव का नाम लिखूंगा जो कि मेरा है एलिमेंट, एलिमेंट बोल रहा हूँ, मेरे टैग का नाम है, और इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उसे हाइट देता हूँ और एक विड्थ दे देता हूँ। मान लेते हैं 400 पिक्सल, 400 पिक्सल। तो मैंने 400 पिक्सल उसे हाइट दे दी और 400 पिक्सल उसे विड्थ दे दी। अब अगर मैं अपने यहाँ पे आऊँगा तो मुझे दिखेगा नहीं। तो जैसे ही मैं इसे बैकग्राउंड कलर दूंगा, रेड दे देता हूँ, अब वो मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमारी हाइट और विड्थ से क्या होता है, अगर हम, ये इसकी हाइट है और ये इसकी विड्थ है, तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को हाइट और विड्थ देते हैं तो वो हाइट और विड्थ ले लेता है, क्योंकि डिव मेरा एक ब्लॉक एलिमेंट है और वो हाइट और विड्थ ले सकता है, इसीलिए उसने ले लिया। अब मैं यही काम अगर किसी इनलाइन एलिमेंट के साथ करूं, तो इनलाइन एलिमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे पास है स्पैन। अब मैं स्पैन लिखूंगा और यही सेम काम करूंगा, स्पैन लिख के, और ये सारी प्रॉपर्टीज कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं वापस से वेब पेज में जाऊंगा तो देखो मेरा स्पैन आया होगा, लेकिन उसको हाइट और विड्थ मिली ही नहीं है, क्योंकि वो हाइट और विड्थ ले ही नहीं सकता, मैं उसे दूंगा तो भी नहीं लेगा। और हाई एक्चुअली स्पैन यहाँ पे है, हमें दिख नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखना शुरू करूँ, स्पैन, दिस इज स्पैन, तो यहाँ पे आ रहा है दिस इज स्पैन, तो एलिमेंट तो है मेरा यहाँ पे, लेकिन वो क्या है, हाइट और विड्थ नहीं ले रहा है, जैसे कि मेरा डिव ले रहा है। देखो दो चीज़ें हैं मेरे पास, एक है मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो कि मेरा है डिव, वो हाइट भी ले सकता है और विड्थ भी ले सकता है, तो उसको हाइट और विड्थ दोनों प्रॉपर्टीज मिल सकती है। मतलब मेरा बॉक्स कुछ ऐसा है डिव, तो वो विड्थ ले सकता है और वो हाइट ले सकता है, ये उसकी हाइट है, ये उसकी विड्थ है। लेकिन जब बात आती है मेरी स्पैन जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है, वो हाइट नहीं ले सकता और वो विड्थ भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसी को बैकग्राउंड मिलेगा सिर्फ। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर ले सकता है, हाइट और विड्थ वो नहीं ले सकता। नो विड्थ
नो हाइट। इसके अंदर जितना कंटेंट होगा उसी को बैकग्राउंड कलर मिलेगा। तो हमें ये वाली बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम हाइट और विड्थ दें तो हम ध्यान रखें कि हम किसी इनलाइन एलिमेंट को तो हाइट और विड्थ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट हाइट और विड्थ नहीं ले सकता और ब्लॉक लेवल एलिमेंट ले सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाइट और विड्थ हम दे सकते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखी है, तो मैं चाहूँगा आप इसे पढ़ें। और ये हाइट और विड्थ के एग्जाम्पल दे रखे हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हो और आप उसे कैसे भी दे सकते हो यूनिट्स में। ये प्रॉपर्टी है और ये उसकी यूनिट है। अब हम बात करेंगे सी एस एस बॉर्डर्स की। तो मैं दोबारा से इसमें आता हूँ और ये सब हटा देता हूँ। एक्चुअली मैं करता हूँ, हटाता नहीं हूँ, मैं डिव रहने देता हूँ। यहाँ मैं ऊपर चेंज कर देता हूँ सी एस एस बॉर्डर। कहाँ गई मेरी पीडीएफ, ये रही। तो सी एस एस बॉर्डर क्या होता है, हमें किसी भी एच टी एम एल एलिमेंट को बॉर्डर देने में हेल्प करता है हमारी बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत एक अच्छा डायग्राम बना हुआ है जिसमें कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स हैं और वो कैसे दिखते हैं। रिजिड है, डॉटेड है, आउटसाइड है, ग्रोव है, इनसेट है, सॉलिड है, डैश्ड है, डबल्ड है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बॉर्डर्स होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास एक डिव है। तो जब मैं उसे कुछ बॉर्डर प्रॉपर्टी दूंगा तो उसके आसपास कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं बॉर्डर। तो अभी अभी हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि हम इसे कैसे देंगे और उसके कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास डिव है, तो मैं पहले डिव को आऊँगा और टैग नेम यूज़ करके डिव सेलेक्ट कर लूँगा और सीधे सीधे मैं उसे एक हाइट दे दूँगा और मैं उसे एक विड्थ दे दूँगा, 400 पिक्सल हाइट और 400 पिक्सल विड्थ। और उसे एक बैकग्राउंड कलर दे दूँगा ताकि वो दिखना शुरू हो जाए मुझे। बैकग्राउंड कलर रेड। ये रहा मेरा एक डिव जिसकी 400 हाइट है और 500 विड्थ है और बैकग्राउंड कलर उसका रेड है मेरे पास। अब हम बात करेंगे कि हम बॉर्डर देते कैसे हैं। तो बॉर्डर देने के दो तरीके होते हैं। तो पहले हम पहले वाले तरीके की बात करेंगे। आपको तीन प्रॉपर्टी देनी है पहले बॉर्डर देने के लिए। उसका नाम है बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर स्टाइल हमारे अभी अभी हमने बात करी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो उस स्टाइल को डिफाइन करता है कि आपके बॉर्डर का स्टाइल कैसे होगा, सॉलिड होगा, डैश्ड होगा या फिर डबल होगा। दूसरा है बॉर्डर पिक्सल, आई मीन बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ बताता है कि आपका बॉर्डर कितना मोटा होगा, तो आपको इसे पिक्सल में देना है। और बॉर्डर स्टाइल को आपको इसमें देना है, सॉलिड या फिर डबल। और फिर आएगा आपका बॉर्डर कलर कि आपके बॉर्डर का कलर क्या होगा, तो उसमें आपको कलर देना है आपको रेड, ब्लू या फिर आप हेक्स वैल्यू दे सकते हो या फिर आप आरजीबी वैल्यू दे सकते हो। तो इन तीनों की बात हमने कर ली, मैंने हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं आऊँगा अपने इसमें लिखूँगा बॉर्डर स्टाइल। तो मैं सॉलिड का एग्जांपल लेता हूँ, सॉलिड। मैं लूँगा बॉर्डर विड्थ कि बॉर्डर कितना मोटा होगा। मान लेता हूँ 5 पिक्सल मोटा बॉर्डर चाहिए मुझे। बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर। मान लेते हैं ब्लैक। अब अगर मैं अपने वेब पेज पे वापस जाऊँगा तो देखूँगा कि जो मेरा डिव था उसके आसपास एक ब्लैक कलर का बॉर्डर बन चुका है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास। इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास। पहला है बॉर्डर स्टाइल, तो उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स हैं। तो बॉर्डर ट्राई करके देख लेना कौन-कौन से हैं। तो बॉर्डर स्टाइल में बताना पड़ेगा कि आपके बॉर्डर का स्टाइल कैसा है, सॉलिड है, डॉटेड है या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। ये हो गया। दूसरी बात करेंगे बॉर्डर विड्थ की कि आपको बॉर्डर कितना मोटा होगा, तो इसे हम पिक्सल में डिफाइन करेंगे या फिर हम जिस भी यूनिट्स में डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली पिक्सल में करते हैं इसलिए मैंने पिक्सल में लिखा है। 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, 2 पिक्सल, या जितना पिक्सल भी मोटा चाहिए आपको अपना बॉर्डर। फिर बात करेंगे बैकग्राउंड बॉर्डर बॉर्डर कलर की कि कौन से कलर का बॉर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कलर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम या तो कलर का नाम लिख सकते हैं या हम उसकी हेक्स वैल्यू लिख सकते हैं या फिर हम आरजीबी वैल्यू लिख सकते हैं। और जो भी हमारे होते हैं, आरजीबी ए भी होता है एक,
डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं कलर देने के, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बॉर्डर। पीडीएफ में वापस आते हैं। अब क्या है, हमारे पास एक बॉर्डर का शॉर्ट हैंड भी होता है। बॉर्डर का शॉर्ट हैंड क्या होता है कि आप इन तीनों प्रॉपर्टी को एक साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारी पीडीएफ में भी लिखा है, देखो बॉर्डर, और हमने तीनों प्रॉपर्टी एक साथ दे दी बॉर्डर के अंदर ही, 3 पिक्सल, सॉलिड और रेड। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और इसको डिव को मैं कुछ आईडी दे देता हूँ। इस डिव को मैं आईडी देता हूँ div1, और मैं एक और सेम टू सेम डिव बनाऊंगा, उसको मैं आईडी दूंगा div2। और यहाँ पे आके मैं एक और, यहाँ पे पहले मैं इसे div1 कर देता हूँ। आईडी है तो मुझे स्टार्टिंग में हैश देना पड़ेगा, और एक दूसरी आईडी जिसका नाम है div2। और ये सारी चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उसमें, हाइट और विड्थ। और इसका मैं बस कलर चेंज कर देता हूँ। अब मैं आऊँगा तो मेरे पास, ठीक है, इसके बीच में एक लाइन दे देता हूँ। अब अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास ये मेरा पहला वाला डिव है जिसमें मैंने बॉर्डर अलग अलग करके दे रखे हैं, ये वाला बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर। अब मैं दूसरा वाला जो डिव है उसमें मैं डायरेक्ट ये यूनिट, ये एक साथ देके दिखाऊंगा बॉर्डर, जो कि मेरा एक शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड क्या करता है, आप जो आप अलग अलग प्रॉपर्टीज लिख रहे हो आपको एक ही में लिखने के लिए आपको हेल्प करता है। जैसे कि मैं इसमें, या तो मैं सारी प्रॉपर्टीज इसमें ऐसे करके लिख सकता हूँ, ये अलग अलग करके, कि बॉर्डर स्टाइल इसका ये है, बॉर्डर विड्थ इसका ये है, बॉर्डर कलर इसका ये है। या फिर मैं एक शॉर्ट हैंड यूज कर सकता हूँ जिसका नाम है बॉर्डर। अब जैसे ही आप बॉर्डर लिखोगे ना, तो उसके अंदर आपको एक रूल डिफाइन करना पड़ेगा कि बॉर्डर के अंदर कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे रूल दे रखा है मैंने बॉर्डर, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि बॉर्डर की विड्थ कितनी है, फिर आपको बॉर्डर का स्टाइल लिखना पड़ेगा, फिर आपको बॉर्डर का कलर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं और बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बॉर्डर विड्थ लिखना पड़ता है। तो बॉर्डर विड्थ कितना होता है, मान लेते हैं 5 पिक्सल, ये होगी बॉर्डर विड्थ। यहीं पे स्पेस देके मुझे क्या लिखना है, बॉर्डर 5 पिक्सल, और मुझे इसका स्टाइल लिखना है सॉलिड, सॉलिड, और उसका फिर मुझे कलर लिखना है, बॉर्डर कलर मान लेते हैं रेड। अब देखो मैं जाऊँगा दोस्तों, तब भी मुझे बॉर्डर मिल गया है। तो दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप, या तो आप ये 3 लाइनें लिखें या फिर आप ये 1 लाइनें लिखें। तो प्रेफ़र कौन-सा करना चाहिए? तो प्रेफ़र हमें ये वाला करना चाहिए जो 1 लाइन वाला है, जो कि इसका शॉर्ट हैंड है बॉर्डर का। तो ये काफ़ी कन्वीनिएंट भी और ये काफ़ी छोटा भी है, और ये लाइनें भी कम ले रहा है, और काम भी वैसे दोनों सेम ही करते हैं। क्योंकि वो उसका शॉर्ट हैंड है तो ये भी सेम काम करता है और ये भी सेम काम करता है। लेकिन बस इसमें ये है कि आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि पहले आपको उसकी विड्थ देनी है, दूसरे में आपको उसका स्टाइल देना है, और फिर आपको उसका कलर देना है। अगर आप ये चेंज करके लिख दोगे तो आपका बॉर्डर नहीं लगेगा। अब हमने बात कर ली है अपने बॉर्डर की और अपने बॉर्डर शॉर्ट हैंड की। तो अब एक और बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बॉर्डर दे सकते हो पूरे उसको। अब मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, दूसरे वाले डिव को मैं हटा देता हूँ, मेरा पहला डिव है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको, ओके मैं पहले इसे भी हटा देता हूँ, इसे ही मैं शॉर्ट हैंड देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर लिख के 4 पिक्सल, सॉलिड और रेड। अगर मैं अभी देखूँ तो मेरे क्या है, हर तरफ, अच्छा रेड रेड हो गया, ब्लैक। तो अभी देखो ब्लैक है, अगर मैं चाहूँ तो उसको हर साइड में एक अलग अलग बॉर्डर दे सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे डिफरेंट बॉर्डर दूँ, मैं चाहूँ तो इसे ऊपर की साइड डिफरेंट बॉर्डर दूँ, और मैं इसे यहाँ की साइड डिफरेंट बॉर्डर दूँ, और मैं चाहूँ तो इसे इधर वाली साइड भी डिफरेंट बॉर्डर दे सकता हूँ, अलग अलग कलर के, अलग अलग स्टाइल के। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, उसके लिए जो हमारी प्रॉपर्टी यूज़ होती है, तो पहले तो मैं ये हटा देता हूँ, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 यूनिट। हर बार मैं उसे ब्लैक दूंगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, बस मुझे लिखना है बॉर्डर और स्लाइस देके टॉप। तो इससे क्या होगा, मेरा सिर्फ टॉप पे बॉर्डर आएगा। तो पहले वाली यूनिट कॉपी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब मैं देखूंगा तो सिर्फ टॉप को बॉर्डर मिलेगा, और ऐसे ही मेरे पास अलग अलग होते हैं। एक होता है मेरे पास बॉर्डर लेफ्ट,
होता है मेरे पास बॉर्डर राइट, बॉर्डर बॉटम, और इनको मैं सेम स्टाइल या डिफरेंट स्टाइल जैसा भी देना चाहूँ वैसा दे सकता हूँ। तब मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और सबका क्या है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक जगह मैं दे देता हूँ ग्रीन, यहाँ पे मैं ब्लैक दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं कोई कलर रैंडमली ले लेता हूँ, ये ग्रीन ब्लू ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पिंक। अब अगर मैं जाके देखूंगा तो देखेंगे मुझे हर जगह पे अलग अलग बॉर्डर मिला है, और बॉर्डर ही नहीं, सिर्फ मैं उनको स्टाइल भी चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डॉटेड कर देता हूँ, और एक होता है ग्रोव होता है, आई थिंक मेरा ग्रोव। अब मैं देखूंगा तो देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मुझे उसमें बॉर्डर मिल चुके हैं। लेफ्ट में देखूंगा तो मुझे उसका डॉटेड बॉर्डर मिल गया है, राइट में उसका ग्रोव है, और ऊपर नीचे जो मैंने स्टाइल दिया उसे। तो अभी हम दो बातें समझ गए, हम जल्दी से रिकॉल करते हैं इस बात को। बहुत ज़रूरी बात है कि दो चीज़ें हैं, या तो आप सबसे पहले आप बॉर्डर का शॉर्ट हैंड यूज़ करो 3 पिक्सल सॉलिड रेड, और फिर जैसे ही आप बॉर्डर लिख के स्लैश लिख के टॉप या राइट लेफ्ट लिखोगे तो उसे टॉप और राइट और लेफ्ट का अलग अलग बॉर्डर भी आप दे सकते हो। ये हो गई हमारी बात बॉर्डर की। अब हम बात करते हैं बॉर्डर रेडियस की। तो इससे पहले हम बात करें बॉर्डर रेडियस की, उससे पहले हम समझते हैं कि बॉर्डर रेडियस है क्या। तो मैं अपने वाइट बोर्ड में आता हूँ, और मेरा एक डिव था आई थिंक, ये डिव, ऐसे करते हैं नया डिव बनाते हैं एक साफ सा। तो ये है मेरा एक डिव, टेढ़ा बन रहा है तो काफ़ी। तो ये है मेरा एक डिव, ठीक है, जिसकी कुछ हाइट और विड्थ है मेरे पास, और मैंने इसे बॉर्डर दे रखा है ब्लैक कलर का 3 पिक्सल सॉलिड रेड। अब बात करेंगे बॉर्डर रेडियस क्या होता है। तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट में HTML के 4 एजेस होते हैं, एज नंबर 1, एज नंबर 2, एज नंबर 3 और एज नंबर 4, और इन एज के नाम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जो नंबर 1 है उसका नाम होता है टॉप लेफ्ट, इसका नाम होता है टॉप राइट, इसका नाम होता है बॉटम राइट, और इसका नाम होता है बॉटम लेफ्ट। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। अगर हम अपने पीडीएफ में वापस जाएं तो देखो हमें दे भी रखा है टॉप लेफ्ट, टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट। तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखे रहते हैं वैसे। हाँ, तो हम ऐसे ऐसे बॉर्डर दे सकते हैं। तो जो ये एज होता है ना, जो ये एज मुड़ रही है, इससे हम एक्चुअली बॉर्डर देते हैं कि ये कितना मुड़े। तो हमें इसे यूनिट देनी पड़ती है। तो इसे हम पिक्सल में दे सकते हैं, जैसे कि 20 पिक्सल, या फिर हम ऐसे कुछ उसमें दे सकते हैं परसेंटेज में, 20 20%, तो 20% मुड़ जाएगा वहाँ से। तो चारों तरफ का है, और अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे तो क्या करेगा, चारों तरफ से मोड़ देगा उसे। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैं अभी लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 पिक्सल। तो अब अगर मैं देखूंगा तो जो मेरा बॉर्डर है, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, इसे पूरा ब्लैक कर देता हूँ बॉर्डर को, ताकि मुझे थोड़ा साफ दिखे। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। अब मैं अगर देखूंगा अपने बॉर्डर को ध्यान से, तो उसकी 4 एजेस हैं। मेरे बॉर्डर के पास 4 एजेस हैं, देखो, और एज नंबर 1, एज नंबर 2, एज नंबर 3 और एज नंबर 4। तो इनका क्या क्या नाम है हमने पता कर लिया। तो जब मैं लिखूंगा बॉर्डर रेडियस कॉलन 2 पिक्सल, तो क्या करेगा, चारों तरफ को 2 2 पिक्सल देना शुरू कर देगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर मैं चाहूँ कि डिफरेंट, जैसे भी हमने बात करी बॉर्डर को हम अलग अलग दे सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ 20 पिक्सल मिले, यहाँ मुझे 50 पिक्सल मिले, यहाँ मुझे 70 पिक्सल मिले। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस, और उसके आगे एक और लगेगा टॉप लेफ्ट और टॉप राइट वाला। तो हम इसको आगे अपने कोड में देखते हैं, बात करने से अच्छा है कि कोड में देखें। तो देखो, अगर मैं ये लिखूंगा सिर्फ, अगर मैं ऐसी प्रॉपर्टी दूंगा बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, तो क्या करेगा, मेरा जो बॉक्स है उसके जो चारों एज है मेरी, उन चारों को वो ये यूनिट दे देगा। इसको भी 20 पिक्सल दे देगा, इसे भी 20, इसे भी 20 पिक्सल, और इसको भी 20 पिक्सल। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट मिले,
तो डिफरेंट डिफरेंट मिलने के लिए सबसे पहले तो मैं ये हटाऊंगा और लिखूंगा बॉर्डर रेडियस। तो देखो जैसे ही मैं लिखूंगा बॉर्डर रेडियस तो टॉप लेफ्ट आ गया मेरे पास। ऐसे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट होंगे बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट टॉप राइट बॉर्डर कहाँ गया बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट टॉप राइट बॉटम लेफ्ट रेडियस और बॉटम राइट बॉर्डर रेडियस बॉटम राइट ये रहा। अगर अब मैं इनमें लिखूंगा अब अगर मैं देखूंगा तो भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि उसने हर जगह से 20-20 पिक्सल दे दिया है। अब मैं थोड़ा इन्हें चेंज कर देता हूँ। एक जगह मैं 100 दे देता हूँ, एक जगह मैं 0 कर देता हूँ और एक जगह मैं 50 कर देता हूँ। अब देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स मिल गए। यहाँ से कुछ बॉर्डर नहीं मिला है जहाँ पर मैं कर्सर अभी मूव कर रहा हूँ। अब अगर मैं देखूंगा तो अब अगर मैं देखूंगा तो देखो यहाँ पे मुझे कोई बॉर्डर नहीं मिला है। ये फोर्थ पोजीशन पे कोई बॉर्डर नहीं मिला है। थर्ड पोजीशन में आई थिंक 50 मिला है और ये जो सेकंड वाली है इसमें मुझे आई थिंक 70 मिला है। जितना ही मिला है मैंने यूनिट मुझे याद नहीं है कितना दिया था मैंने, तो इतना मिलेगा उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात है कि आप कैसे बॉर्डर रेडियस दे सकते हो और कोई सी भी हम यूनिट्स दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पिक्सल में दें, हम इन्हें परसेंटेज में। देखो बात है कि आप अगर बॉर्डर रेडियस टॉप लेट लिखोगे तो ऐसा कुछ होगा और अगर आप ऐसे लिख दोगे ये क्या करेगा, ये इसको हर जगह से 20 पिक्सल दे देगा बॉर्डर रेडियस। और इसमें क्या आपके पास चॉइस है कि आप अलग अलग दे सकते हो, लेकिन इसके लिए भी शॉर्ट हैंड है। इस वाले बॉर्डर के लिए भी आप क्या लिखो, अगर मैं अपने इसमें जाऊँ तो इसे ये देखो यहाँ पे लिखा है बॉर्डर रेडियस। तो सबसे पहले आपको लिखना है टॉप लेफ्ट, फिर ये होगा टॉप राइट, फिर होगा बॉटम राइट और फिर होगा बॉटम लेफ्ट। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। तो मैं इसको हटाता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं बॉर्डर रेडियस। तो मैं हर जगह से पहले 20-20 पिक्सल दे देता हूँ। ये किसका है, मेरा बॉर्डर रेडियस का शॉर्ट हैंड है। तो इसमें जो जो यहाँ पे यूनिट्स लिखी है मेरी पीडीएफ में, देखो टॉप लेफ्ट देखो ये टॉप लेफ्ट है, ये टॉप राइट है, ये टॉप लेफ्ट है, ये टॉप राइट है, ये बॉटम लेफ्ट है और ये बॉटम राइट है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है तो मैं तो ये वाला प्रेफर करता हूँ, ये जो ऊपर वाला है स्टाइल है। लेकिन ये वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं, हमें आदत पड़ जाएगी एक टाइम के बाद। लेकिन नॉर्मली मैं ऊपर वाला यूज़ करता हूँ, तो आई होप ऊपर वाला ही करो या फिर नीचे वाला करो, बात तो एक ही है। तो ये हो गया हमारे बॉर्डर का शॉर्ट हैंड। तो ये हो गया हमारे बॉर्डर रेडियस का शॉर्ट हैंड। ये हो गया हमारे बॉर्डर का शॉर्ट हैंड, ये हो गया हमारे बॉर्डर रेडियस का शॉर्ट हैंड। और यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, तो इसमें बहुत अच्छे से देखा कि कैसे पिक्सल मुड़ता है और कौन से एज को हम क्या बोलते हैं, कौन सा बॉटम लेफ्ट है, कौन सा बॉटम राइट है, कौन सा क्या है यहाँ पे दे रखा है। तो उसको अच्छे से पढ़ लेना इस डायग्राम को भी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा बॉर्डर टॉपिक खत्म हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो मैं अपने वापस अपने फ़ोल्डर में आता हूँ, आई मीन कोड में आता हूँ और सब क्लीन कर देता हूँ। और मैं यहाँ लिखता हूँ H2 में टेक्स्ट। तो अब हमारे पास जब भी हमें टेक्स्ट को फॉर्मेट करना होता है उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कलर। तो ये हमारे टेक्स्ट के कलर को बताती है कि आपके टेक्स्ट कौन से कलर का होगा। टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, वो बताएगी कि आपका टेक्स्ट कहाँ को अलाइन होगा। जैसे कि ये मैंने पैराग्राफ टेक्स्ट लिख दिया और उसके अंदर मैंने पी लिखा है, तो वो कहाँ पे अलाइन होगी। देखो अभी ये सेंटर पे है, अभी ये लेफ्ट में है, अब ये राइट में है, और ऐसे करके आप उसे दे सकते हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, उसे आप कैपिटल स्मॉल या फिर कैपिटल कर सकते हो। टेक्स्ट शेडो क्या होता है, टेक्स्ट को शेडो देने का काम करता है। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं छोटी मोटी, नॉर्मली यूज़ होती नहीं इसलिए हम इसको देखेंगे नहीं। टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग का टेक्स्ट कहाँ से इंडेंट होगा। जैसे कि ये अभी पीडीएफ है जो, देखो यहाँ से टेक्स्ट इंडेंट हो रहा है, ये कुछ पिक्सल होगा, मान लो 20 पिक्सल है, तो 20 पिक्सल टेक्स्ट इंडेंट हो रहा है आगे को।
तो जो ये वाला एरिया है पहला वाला, उसे हम टेक्स्ट इंडेंट बोलते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन क्या होता है कि बताएगा कि आपकी टेक्स्ट में कहाँ पे लाइन होगी या नहीं होगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैं पहले मैं इसे इरेज करता हूँ, हम एक एक करके सब प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ड्रॉ, पहले बात करूंगा मैं कलर की। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैंने H2 का टैग ले रखा है जिसमें टेक्स्ट लिखा है। मैं एक पी टैग लूंगा, उसके अंदर मुझे चाहिए कितने लॉरेम 50, काफ़ी है। यहाँ पे आऊंगा, टैग का नाम लिखूंगा। देखो अगर मैं लिखूंगा कलर और रेड, तो क्या होगा, जो टेक्स्ट टेक्स्ट है उसका कलर रेड हो जाएगा। ये देखो टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। ठीक है, अगर आप कलर प्रॉपर्टी यूज करोगे तो टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, टेक्स्ट अलाइन, कि आपका टेक्स्ट किस साइड को अलाइन होगा, क्या वो राइट साइड को अलाइन होगा, क्या वो लेफ्ट साइड को अलाइन होगा, क्या वो सेंटर होगा। तो तीन प्रॉपर्टीज होती है इसमें मेन मेन, हम तीनों की बात कर लेते हैं एक बार, करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ हेडिंग में देता हूँ। जो मेरी हेडिंग है मेरी H2, तो H2 तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट स्लैश लगा के अलाइन। सबसे पहले लिखूंगा सेंटर, मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। अगर देखो तीन प्रॉपर्टी है उसकी, या तो सेंटर में या तो सेंटर में रहेगा, या तो राइट में रहेगा, या तो वो लेफ्ट में रहेगा। ये लेफ्ट है, ये राइट है, और ये इसका सेंटर है। बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे हर उसकी पोजीशन लेफ्ट रहती है। हम इसको राइट करके देखते हैं एक बार। और ये सिर्फ ये नहीं है कि हेडिंग में लग सकता है, ये कहीं पे भी लग सकता है, पैराग्राफ टैग में लग सकता है, लेकिन उसको टेक्स्ट होना ज़रूरी है। देखो अब राइट में आ गया, इसको हम दोबारा सेंटर कर देते हैं, सेंटर में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो देखो अब सेंटर में हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो पैराग्राफ टैग है उसको क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन उसको भी मैं राइट कर देता हूँ, राइट। तो क्या होगा, जितना भी मेरा टेक्स्ट होगा देखो वो राइट में अलाइन हो जाएगा पूरा। तो ऐसे करके हम ये काम भी कर सकते हैं। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो हमने दो प्रॉपर्टीज अभी समझ ली। टेक्स्ट कलर से क्या होता है, उस टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। टेक्स्ट अलाइन से क्या होता है, वो किस तरफ अलाइन होगा, राइट, लेफ्ट या फिर सेंटर। अब बात करेंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। ये हमें हेल्प करता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कैपिटल में होगा, वो स्मॉल में होगा, या फिर वो कैपिटल होगा। देखते हैं एक एक करके। तो दोबारा से इसमें आता हूँ मैं अपने पैराग्राफ टैग में। तो अभी के लिए क्या है कि वो स्मॉल में है। अगर मैं इसे लिख दूँ टेक्स्ट और स्लैश देखिए ट्रांसफॉर्म, अब इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। लोअर केस में क्या है, जितने भी आपका जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, लोअर केस, मतलब कि स्मॉल लेटर्स। अपर केस में क्या होगा, जितना भी आपने लिखा है वो सब हो जाएगा कैपिटल लेटर्स में। फिर एक है कैपिटलाइज, इसमें क्या होगा, जो आपका हर वर्ड का पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। तो पहले हम लोअर केस देखते हैं। अगर मैं देखूंगा तो अब सारे के सारे मेरे लोअर केस में हो गए, मतलब कि स्मॉल में, स्मॉल अल्फ़ाबेट में हो गए हैं। अगर मैं इसे कर दूंगा अपर केस, अपर केस में क्या होगा, सबको क्या करेगा, कैपिटल कर देगा सारे वर्ड्स और लेटर को। और अगर मैं इसे कर दूंगा कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज में क्या करेगा, वो हर वर्ड का जो पहला लेटर है उसे कैपिटल कर देगा। तो ये है मेरा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट शेडो की, हम थोड़ी देर में बात करते हैं क्योंकि वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। हम नीचे नीचे की बात करते हैं। बात करते हैं हम टेक्स्ट डेकोरेशन की। तो अगर हम देखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक है लाइन, जो कि मैंने लिखा हुआ है, तो उसमें लाइन यूज़ होता है नॉर्मली, और तो इतना कुछ खास इसमें है नहीं। तो हम बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, तो बताएगा कि आपके जो टेक्स्ट है उसमें लाइन कहाँ से आनी है। तो लाइन थ्रू से क्या होगा, उनके बीच में से लाइन जाएगी। लाइन नन से क्या होगा, कोई लाइन नहीं आएगी। लाइन ओवर लाइन से क्या होगा, लाइन ऊपर से आएगी। और अंडर लाइन से क्या होगा, लाइन नीचे से आएगी। तो हम एक एक करके देखते हैं। लाइन थ्रू से करूंगा मैं, क्या है, उनके बीच में से लाइन जाएगी। और क्या है, लाइन अंडरलाइन, तो उनके नीचे से लाइन जाएगी। देखो अब नीचे से जा रही है। तो इसमें ऐसी है, मतलब कुछ ऐसे बहुत खास प्रॉपर्टी तो नहीं है। नन करूंगा तो कहीं से नहीं जाएगी,
अंडरलाइन करूँगा तो नीचे से, ओवरलाइन करूँगा तो ऊपर से, लाइन थ्रू करूँगा तो उनके बीच में से। तो ये कुछ ऐसा क्रिएट कर देगा। हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? हम इसको एंकर टैग में यूज़ कर सकते हैं, उसके नीचे से अंडरलाइन हटाने के लिए। जैसे कि एंकर टैग लेता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट। देखो अभी क्या है, जो मेरा ये है ना, इसके नीचे अंडरलाइन आती है, तो इस अंडरलाइन को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, और इसे नन कर दूंगा। तो अब अगर देखूंगा जो मेरा जो एंकर टैग है उसके नीचे अंडरलाइन नहीं आ रही है, और काम वो करेगा वैसे का वैसे ही। तो इसका एक ये यूज़ है, बस टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन का यूज़ है बस, और का कुछ इतना खास यूज़ होता नहीं है। दोबारा से मैं सेम कर देता हूँ सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन, और ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ये इसी का एक पार्ट है, तो ये भी हो गया। अब बात करेंगे हम टेक्स्ट इंडेंट की। तो हमने पहले भी बात करी टेक्स्ट इंडेंट, पहले एचटीएमएल की बात करते हैं। देखो ये जो चीज़ है ना कि कोई भी लाइन कहाँ से शुरू होगी, कितने स्पेस के बाद, उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट इंडेंट। जो भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये जो ब्लू ब्लू हो रखा है, इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट इंडेंट। तो इसे हम देंगे कि कितना पिक्सल में होना चाहिए। देखो अगर अभी मैं जाऊँगा और अगर मैं देखूँ तो देखो टेक्स्ट कितना इंडेंट है, तो ज़ीरो इंडेंट है, ज़ीरो या फिर बहुत, हाँ ज़ीरो इंडेंट है। तो जितना मैं उसे बढ़ाऊँगा वो उतना आगे से शुरू होगा। अगर मैं उसे इतना कुछ पिक्सल दे दूँगा, मान लो ये 20 पिक्सल है, तो यहाँ से शुरू होगा। मैं दोबारा से आता हूँ और टेक्स्ट इंडेंट देता हूँ अपने पी में। पी में आता हूँ, लिखता हूँ टेक्स्ट इंडेंट और 20 पिक्सल। तो देखो अब वो क्या है, कितना आगे से शुरू हुआ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 20 पिक्सल होगा, तो 20 पिक्सल हो गया। मैं इसे कर देता हूँ 100 पिक्सल। तो देखो वो और आगे से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, इसे ही तो हम बोलते हैं टेक्स्ट इंडेंट। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लाइन है इसे बोलते हैं हम टेक्स्ट इंडेंट। तो यहाँ पे हम जितना यूनिट दोगे आप, उतना वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट इंडेंट। अब हम बात करेंगे किसकी, जो हमने छोड़ दिया था। हमने क्या छोड़ दिया था, टेक्स्ट शेडो छोड़ दिया था। तो टेक्स्ट शेडो कुछ ऐसा होता है, अच्छा यहाँ पे डायग्राम नहीं है। तो टेक्स्ट शेडो क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को शेडो देने के लिए तो उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये सब कुछ हटा देता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। टेक्स्ट शेडो, मैं H1 लूँगा और अपना नाम लिखूँगा, और यहाँ आके इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब अगर अपने वेब पेज पे जाऊँगा तो सिर्फ एक शिवांग लिखाएगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो H1 हेडिंग है, उसको हम क्या करेंगे, अब शेडो देंगे। ये जो टेक्स्ट, ये जो हम जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ना, ये सब टेक्स्ट में काम आती हैं। इनको हम किसी इमेज या और किसी में नहीं लगा सकते। जैसे कि हम बात कर रहे थे पहले बॉर्डर की, तो वो सिर्फ बॉर्डर के ऊपर लगेंगी प्रॉपर्टीज़। और जैसे हम बैकग्राउंड की बात करें तो उससे बैकग्राउंड के लिए प्रॉपर्टीज़। और ये जो हमारा टेक्स्ट है ये सिर्फ टेक्स्ट में लगता है। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट शेडो की। तो टेक्स्ट शेडो देने का आपके पास रूल होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है, और ये छोटा सा रूल है, याद हो जाता है। टेक्स्ट शेडो में दो वैल्यू देना आपको ज़रूरी है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, कि आपकी जो शेडो है वो कितनी हॉरिजेंटल में जाएगी और कितनी वो वर्टिकल में जाएगी। और तीसरा वाला है उसका ब्लर रेडियस, की वो कितनी ब्लर होगी शेडो। और जो चौथा वाला है वो बताता है कि आपकी शेडो का कलर कौन सा होगा। तो अब अगर मैं आऊँ अपने इसमें, तो सबसे पहले मैं इसमें दो, ओके मैं लिखता हूँ टेक्स्ट शेडो, लिखूंगा 3 पिक्सल और 3 पिक्सल। तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 3 पिक्सल हॉरिज़ॉन्टल और 3 पिक्सल वर्टिकल, मतलब कि नीचे की साइड शैडो दे देगा। देखो शैडो दिख रही है, पीछे आ रही है एकदम, इसलिए पता नहीं चल रहा। तो शैडो आ चुकी है। फिर अगर इसमें आप कलर लिख दो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ रेड, लाइट रेड होता है, लाइट रेड कोई कलर, अच्छा लाइट रेड कोई कलर नहीं होता, लाइट ग्रीन ले लेता हूँ। जैसे ही मैं कलर दूंगा देखो तो अब लाइट ग्रीन आ रही है। देखो अभी जो मैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल की बात कर रहा था, वो दो चीज़ों में होगी कि वो कितनी इस डिस्टेंस में जाएगी, और वो कितना ये डिस्टेंस लेगी। ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है। ठीक है, तो ये दो देना तो कंपलसरी है, और फिर मैंने उसको कलर दे दिया तो उसका कलर चेंज हो गया। अब एक और, अगर अगर मैं उसमें एक और दूं, अगर मैं उसको यहाँ पे एक और पिक्सल दूं,
3 पिक्सल। ओके, मैंने ज़्यादा डिस्टेंस दे दिया। अब वो क्या है, 3 पिक्सल ब्लर हो जाएगी। देखो, देखो हल्की सी ब्लर हो गई है। तो मेरे पास टेक्स्ट शैडो में 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली की वो हॉरिजॉन्टल कितना जाए, दूसरी वो वर्टिकल कितना जाए, ये दोनों देना कंपलसरी है स्टार्टिंग वाली। फिर दो जो 2 हैं वो अगर आप नहीं दोगे तो भी चलेगा, और अगर आप दोगे तो अच्छी बात है। ये बताएगा कि आपका कितना ब्लर होना चाहिए आपका जो शैडो है, और ये बताएगा आपकी शैडो का कलर क्या होना चाहिए। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ हैं बड़ी छोटी-सी, जो कि हमने पढ़ ली। अगर हम अपने उसमें जाएँगे तो हम यहाँ देखेंगे टेक्स्ट शैडो, और उसका रूल बस हमें बता रखा है कि कहाँ पे क्या होगा। पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा ब्लर और चौथा कलर। और यहाँ पे ये इस इमेज में बहुत अच्छे से बता रखा है कि कौन-सा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कौन-सा वर्टिकल डिस्टेंस है और कौन-सा ब्लर रेडियस है और कौन-सा कलर है उसका। तो ऐसे हो गया हमारा टेक्स्ट की बात खत्म। अब हम बात करेंगे ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी की। तो हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को ओपेसिटी और अच्छा, इसका प्रॉपर्टी का नाम ही ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, मतलब कि वो कितना विजिबल होगा हमारे यूज़र को। तो इसको समझने से पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं ये हटा देता हूँ और मैं ये, अच्छा ये रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं एक इमेज लेता हूँ, एसआरसी में उसका पाथ देता हूँ और रॉबर्ट पैटिसन की फ़ोटो लगा देता हूँ। डोंट होने वाली फ़ोटो क्यों नहीं आ रही है? आई थिंक फ़ोटो के साथ ही कुछ प्रॉब्लम होगी। इमेज लेते हैं तो मेरे पास कोई इमेज होनी चाहिए। ये कैट वाली ले लेते हैं, इसका नाम है image2। image2, तो ये मेरे पास आ गई है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ और इमेज सेलेक्ट करता हूँ अपनी, हाइट दे देता हूँ उसे 500 पिक्सल, विड्थ दे देता हूँ उसे 500 पिक्सल। अब आएंगे तो हमें देखो फोटो दिख रही है। हम बात करेंगे ओपेक्सिटी की, कि ओपेक्सिटी क्या होता है। तो जो हमारा ओपेक्सिटी होता है वो किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाने में हमारी हेल्प करता है। वैसे तो हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इस प्रॉपर्टी को इमेज के ऊपर यूज़ करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी कहाँ से शुरू होती है? इसकी प्रॉपर्टी 1 से शुरू होती है और जाती है 0 तक। तो जितनी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमारी जितनी भी एचटीएमएल एलिमेंट होता है, उनकी जो ओपेक्सिटी होती है, वो 1 बाय सेट होती है पहले से। और जितना आप उसको कम करते रहोगे 0.5, 0.4, उतना ही वो क्या होगी, उतनी ही वो ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। देखो, मैं बात बताता हूँ अपने, देखो हमारा जो ओपेक्सिटी है, उसकी जो वैल्यू है, वो 0 से लेके 1 तक की है। इसके बीच में उसकी वैल्यू हो सकती है, इसे आप पिक्सल में नहीं दे सकते। तो 0 से लेके 1 के अंदर इसकी वैल्यू हो सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 डिफ़ॉल्ट। ओके, डी बड़ा अजीब सा बन गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 1। अब आप इसको जितना कम करते जाओगे, जैसे कि 0.9, तो वो क्या है, हल्की सी ब्लर हो जाएगी। आई मीन ब्लर कह रहा हूँ, हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। फिर आप उसे करोगे 0.8, तो वो और हल्की सी हो जाएगी। 0.5, ये वैल्यू आप दे सकते हो, 0.4, 0.3, 0.1। अगर आप इतनी वैल्यूज़ दोगे ना, तो हल्की-हल्की गायब होती चली जाएगी। जितना-जितना आप उसकी वैल्यूज़ के पीछे को लेके जाओगे, उतनी-उतनी करके वो हल्की-हल्की फ़ोटो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। जैसे ही आप उसे 0 करोगे ना, वो इनविज़िबल हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी मिनिमम वैल्यू है। अगर हम अपने पीडीएफ में भी जाएँ, तो देखो अगर हमारे पास जैसे हम जैसे उसकी वैल्यू कम करते जा रहे हैं, वैसे-वैसे वो क्या है, वो हल्की-हल्की ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। तो मैं आता हूँ अपने इसमें, लिखता हूँ पहले ओपेसिटी 1 लिखता हूँ। तो 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो एकदम साफ दिखेगी। अब मैं उसको क्या करता हूँ, 0.5 करता हूँ। देखो हल्की सी वो क्या है, ट्रांसपेरेंट हो गई है। मैं इसे 0.2 कर दूँगा, तो वो और हो जाएगी। मैं उसे 0 कर दूँगा, तो एकदम गायब हो जाएगी। ये देखो एकदम गायब हो गई। तो ऐसे करके हम ओपेसिटी यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम इन्हें इमेज पे यूज़ करते हैं, लेकिन हम इन्हें टेक्स्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ पे। जैसे कि देखते हैं, ये H1 को ले लेते हैं।
देखो 1 करूँगा तो जो शिवांग लिखा है वो दिखेगा। 0.5 करूँगा, देखो हल्का-सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। 0.2 कर दूँगा, तो वो और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और जैसे ही मैं उसे 0 कर दूँगा, वो एकदम ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। देखो होगा वहाँ पे, देखो आई बन के आ रहा है, मतलब सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं उसे, लेकिन वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है? तो ऐसे होती है हमारी ओपेक्सिटी, जिसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाती है, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो मैं चाहूँगा आप इसे पढ़ लेना। और यहाँ पे इसे एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं, हम इसे यूनिट को कैसे दे सकते हैं? पिक्सल वगैरह में हम दे नहीं सकते, और इसे हम 0 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू दे सकते हैं। और जितनी उसकी वैल्यू कम करते जाओगे 0.4, 0.5, उतनी वो ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। अब हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट सीएसएस की। तो इससे पहले हम डिफ़ॉल्ट सीएसएस की बात करें, हमने बहुत टाइप के सीएसएस की बात करी है। हमने बात करी है इनलाइन सीएसएस की, हमने बात करी है इंटरनल सीएसएस की, हमने बात करी एक्सटर्नल सीएसएस की। लेकिन अब ये डिफ़ॉल्ट सीएसएस क्या होती है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसको आप पढ़ लेना। तो जो डिफ़ॉल्ट सीएसएस होती है वो होती क्या है? तो उसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मैं क्या करता हूँ, अपनी जो सीएसएस स्टाइल शीट है उसको एकदम खाली कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं अलग-अलग टैग दे देता हूँ। ए टैग देता हूँ, रैंडम टेक्स्ट ले लिया, इमेज ले लिया, ए ले लिया, और वीडियो टैग ले लेता हूँ। तो अब क्या होता है, जो हमारा ब्राउज़र होता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, हमारे जो एचटीएमएल के एलिमेंट है, सारे एचटीएमएल एलिमेंट को कुछ सीएसएस पहले से अप्लाई कर देता है। ठीक है? तो जो हमारा ब्राउज़र होता है, वो हमारे जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट है, उनको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइल दे देता है। तो मैंने अभी क्या करा, मेरी जो स्टाइल शीट थी मैंने उसे एकदम खाली कर दिया, और मैंने एचटीएमएल के कुछ एलिमेंट ले लिए। अब अगर मैं अपने वेब पेज पे जाऊँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके स्पेक पे क्लिक करूँगा, तो जो मुझे एचटीएमएल का कोड दिख जाएगा। तो उसमें मैं किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट की प्रॉपर्टी देख सकता हूँ सीएसएस की, जो कि यहाँ पे लिखी आती है। तो क्योंकि मैंने किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को कोई सीएसएस प्रॉपर्टी नहीं दिया, देखो मैं शिवांग पे क्लिक करूँगा, लेकिन देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी मिली है उसे सीएसएस की। देखो डिस्प्ले मिली है, फॉन्ट साइज़ मिला है, मार्जिन मिला है, फॉन्ट वेट मिला है। ठीक है? और ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है यूज़र एजेंट स्टाइल शीट। तो जो ये यूज़र एजेंट स्टाइल शीट होती है, इसे बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट सीएसएस, जो कि ब्राउज़र देता है किसी एलिमेंट को। अब देखो मैं इमेज में जाऊँगा, क्योंकि मैंने तो नहीं दिया कोई भी सीएसएस मैंने तो नहीं दी है किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को, लेकिन तब भी यहाँ पे सीएसएस मिली है उन्हें। तो इसे हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट सीएसएस, जो कि हमारा ब्राउज़र देता है सारे एचटीएमएल एलिमेंट को। देखो इसमें ये मिला है, एंकर टैग को भी कुछ मिला होगा, देखो एंकर टैग को ये मिला है, वीडियो टैग को देखोगे तो वीडियो टैग को ये मिला है। तो ऐसे हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट सीएसएस होती है, जो हमारा ब्राउज़र होता है, चाहे क्रोम हो, चाहे ओपेरा हो, या फिर फायरफॉक्स हो, जो भी ब्राउज़र हो, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल देता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट एचटीएमएल एलिमेंट को। हम पढ़ेंगे कि लिंक को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं अपने वेब पेज में। तो इससे पहले कि हम लिंक को स्टाइल करें, मैं अपने वेब पेज में एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ एंकर टैग की मदद से। तो ये रहा, मैं एक एंकर टैग लेता हूँ, और अपनी जो डीएसए वाली वेबसाइट है हमारी, कहाँ गई, ये रही, इसका मैं यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ ले जाके href में पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ डीएसए वेबसाइट, और इसे टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक दे के एक न्यू टैब में ओपन करवाएंगे। हाँ, तो अब हम कहते हैं कि हम लिंक को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं, इसमें हम ये देखेंगे। तो लिंक को स्टाइल करने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि किसी भी हाइपर लिंक के 4 स्टेट होते हैं। वो 4 स्टेट कौन-कौन से होते हैं हमारे? पहला होता है लिंक, दूसरा होता है विजिटेड, तीसरा होता है होवर, और चौथा होता है एक्टिव। और यहाँ पे हमने चारों को उसको स्टाइल करके भी दिखा रखा है। तो जो हमारा इनको हम एक बार थोड़ा दोबारा से देखते हैं।
तो जो हमारे ये 4 स्टेट होते हैं, जो पहला स्टेट होता है, जो लिंक होता है, वो क्या होता है जब हमारा पेज स्टार्टिंग में रीलोड हुआ होता है और यहाँ पे लिखा है अनविजिटेड लिंक, मतलब कि आपने उस पे क्लिक नहीं करा है। फिर होता है विजिटेड, विजिटेड में क्या है आपने उस लिंक पे आपने एक बार क्लिक कर दिया है। तीसरा क्या है होवर, होवर का क्या है लिंक व्हेन द यूज़र माउस ओवर इट, जब आप उस लिंक के ऊपर अपना माउस ले जाओगे और जब वो क्लिक करने के लिए हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं होवर। चौथा है हमारा एक्टिव, एक्टिव में क्या होता है वाला समय जब आप उस बटन उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो उसे हम कहते हैं ए एक्टिव। तो इसको हम थोड़ा देखें इससे पहले आप थोड़ी जानकारी लिखिए, आप इसे पढ़ लेना। और बात इस प्रकार से है कि जो आपको ये स्टेट देने होते हैं हमारे लिंक के, आपको एक कॉलन लगा के देने पड़ते हैं, जैसे इसमें दे रखा है एक कॉलन लगा के और आगे उसकी स्टेट डिफाइन कर रखी है। और जो हमारी ये 4 की 4 स्टेट हैं जैसे कि लिंक है, विजिटेड है, होवर है और एक्टिव है, ये इसी ऑर्डर में आनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि विजिटेड विजिटेड पहले लिख दो और लिंक बाद में लिखो, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप होवर पहले लिख दो और ये एक्टिव बाद में लिखो। लेकिन आपको यही फॉलो करना पड़ेगा जो ऑर्डर है, पहले आपको लिंक लिखना है, फिर आपको विजिटेड लिखना है, फिर आपको होवर लिखना है और फिर आपको ए एक्टिव लिखना है। तो अभी मैंने क्या करा है कि जो हमारा वेब पेज है, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ये है। तो यहाँ पे एक लिंक है और मैंने डीएसए की वेबसाइट का लिंक दे दिया है अपना। इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा तो न्यू टैब में मेरी एक डीएसए की वेबसाइट खुल जाएगी जो हमारी वाली है। तो अब हमें इसको स्टाइल करना है, जो कि हमने अभी-अभी पढ़ा है अपनी पीडीएफ से कि 4 स्टेट में से कैसे हम स्टाइल करें। तो उसके लिए पहले हम अपने कोड में आएँगे और लिखेंगे ए, और अब क्या है मैं 4 स्टेट डिफाइन कर दूँ। चारों स्टेट पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ। पहला स्टेट है मेरा लिंक, दूसरा स्टेट है मेरा, अब मैं देखो ए लिखूँगा और ए मतलब मेरा जो एंकर टैग है और कॉलन लगा के उसकी दूसरी स्टेट, पहली लिंक थी, दूसरी विजिटेड है, तीसरी स्टेट है मेरी होवर और चौथी स्टेट है मेरी एक्टिव। अब क्या है अब हम इनके अंदर नॉर्मली जैसा स्टाइल हम लिखते हैं वैसा स्टाइल लिख सकते हैं कि जब मेरा जो लिंक है वो इस स्टेट में है तो उसका उसको कौन सा स्टाइल मिले। तो अभी हम क्या करते हैं, जब वो लिंक हो मतलब कि वो पेज रीलोड हुआ हो स्टार्टिंग में तो क्या हो उसका बैकग्राउंड कलर हो रेड और उसके अंदर का कलर हो ब्लैक और उसे मिल जाए एक बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और विजिटेड हो तो क्या हो सेम टू सेम, मैं यही कॉपी करता हूँ, बस थोड़ी वैल्यूज चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं आऊँगा, इसको जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए इसका ये येलो वाला और कलर उसका अंदर ब्लैक ही रहे और जो उसका बॉर्डर है वो हो जाए रेड। सेम टू सेम मैं यहाँ पे होवर वाले पे भी कॉपी करूँगा और इसका बैकग्राउंड कलर मैं अब कर दूंगा, इसको यहाँ पे लाके ये वाला कलर अच्छा है और ये ब्लैक, और ये भी इसका मैं कर दूंगा ब्लू जो उसका बॉर्डर का कलर है। और जो मेरा ये एक्टिव वाला स्टेट है मैं कलर कर देता हूँ लाइट पिंक। ऐसी बस मैं रेंडमली कुछ कलर दे दे रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि प्रॉपर्टी वर्क कैसे करती है। और अब मैं इसका जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को मैं कर दूंगा डार्क ग्रीन। अब अगर मैं अपने वेब पेज पे जाऊँगा तो देखो उसमें पहले से ये अभी जो ये कौन सी स्टेट है, जब मेरा पेज रीलोड हुआ है तो मेरी सबसे पहली वाली है जो लिंक है, ये वाली स्टेट है मेरी कि ए लिंक, मतलब कि आपका जो पेज है वो रीलोड हुआ है और आपने उसको क्लिक नहीं करा है, तो ये उसका पहला स्टेट है। दूसरा करते हैं विजिटेड वाला, विजिटेड से पहले हम देखते हैं होवर में क्या होता है। जब मैं इसके ऊपर माउस ले जाऊंगा तो देखो एकदम से चेंज हो गया, ये क्या है इस स्टेट को बोलते हैं हम लोग होवर। जब मैं उसके ऊपर अपना कर्सर ले जाता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, देखो अभी ऐसा है, अब मैं कर्सर ले गया तो ये ऐसा हो गया, तो ये मेरा होवर वाला है, इसमें ये वाला स्टाइल लग गया है। विजिटेड में क्या है, विजिटेड में क्या है जब आप उस लिंक पे क्लिक कर दोगे और उसको विजिट करके आ जाओगे। और चौथा क्या है एक्टिव, जब आप उस पर क्लिक कर रहे होगे उस टाइम। तो देखो जब मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ अब देखो क्योंकि वो लिंक विजिटेड हो गया तो वो अब ऐसा ही हो जाएगा, ये वाला देखो वो ये हो चुका है क्योंकि वो लिंक विजिटेड हो चुका है इसलिए वो ऐसे ही रहेगा।
तो अभी हमने 2 बातें समझ ली कि जब भी हमें अपने लिंक को स्टाइल करना होता है तो उसके लिए हमारे पास 4 स्टेट होती हैं। वो 4 स्टेट हमारी कौन-कौन सी हैं? पहली स्टेट है हमारी लिंक, दूसरी है हमारी विजिटेड, तीसरी है हमारी होवर और चौथी है हमारी एक्टिव, और इनको सेम ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है। तो बात करते हैं पहली लिंक की। तो लिंक जो होता है वो हमारा जब पेज रीलोड होता है स्टार्टिंग में, तो उस मोमेंट को या फिर उस स्टेट को हम कहते हैं लिंक। दूसरा होता है विजिटेड, मतलब कि आपने उस लिंक पे एक बार क्लिक कर दिया, उसे हम बोलते हैं विजिटेड। तीसरा है होवर, मतलब कि आपने उस पे अपना कर्सर ले गए हैं, तो उसे बोलते हैं हम होवर। चौथा है एक्टिव, मतलब आपने उस पे एक बार क्लिक कर दिया और आप उस लिंक को देख चुके हो, तो फिर वो ऐसा हो जाता है। तो ये हो गए हमारे, हम कैसे किसी एक लिंक को हम स्टाइल कर सकते हैं। हम एक और चीज़ देखते हैं कि मैं ये सब हटा देता हूँ और इस लिंक को नॉर्मल रख देता हूँ एक बार। तो अब मेरा जो लिंक है, देखो अब ऐसा लिंक होगा मेरा, पर्पल हो गया होगा, हाँ ठीक है। अब ये देखो, अब मुझे क्या है इसमें, मैं एक एक तो ये मेरा स्टेट वाला है कि मैं कैसे उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट देके स्टाइल कर सकता हूँ। एक है कि मैं कैसे नॉर्मली एक लिंक को स्टाइल कर सकता हूँ। तो इसमें क्या क्या कर सकता हूँ मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ पहले। सबसे पहले हम देखते हैं इसको टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन से पहले मैं इसकी लाइन हटाता हूँ, इसे नन कर देता हूँ लाइन को, क्योंकि इसमें एक अंडरलाइन आती है। अब मैं जाऊँगा तो देखो उसकी लाइन हट चुकी है। फिर मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका कलर दे देता हूँ वाइट। मैंने वाइट कर दिया, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो उसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ एक। बैकग्राउंड कलर में से दे देता हूँ ब्लैक का थोड़ा सा शेड कम कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ गया। और फिर मैं इसे एक बॉर्डर भी दे सकता हूँ। मैं देखूंगा तो देखो एक नॉर्मल सा जैसे हमारा बटन काम करता है, वैसे ही एक ये लिंक भी बन चुका है डीएसए वेबसाइट का। उसमें कुछ बॉर्डर दे दिया और उसका आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। और जो नॉर्मल हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले भी पढ़ी है, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हम किसी एक लिंक को 2 तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। पहला तो एक जैसे हम नॉर्मल करते हैं उसे स्टाइल, और दूसरा वाला अभी जो हमने तरीका पढ़ा है कि उसकी अलग-अलग स्टेट पे हम उसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो ऐसे हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे एक देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए और ए लिंक। तो बात करते हैं कि अभी 2 स्टाइल की बात करते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर यही है कि उसका एक स्टेट है, जो लिंक है, वो हमारा एक स्टेट है। जो लिंक है वो एक हमारा स्टेट है, और जो ए है वो क्या है? कवर ऑल द बेसिस। ए लिंक इज़ यूज्ड ओनली इफ द लिंक इज़ अनविजिटेड, अनहोवर एंड इनएक्टिव। अगर आपका पेज एकदम रीलोड हुआ है स्टार्टिंग में तो नॉर्मल लिंक होता है। तो ये सारे हमें कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी लिंक को स्टाइल कर रहे हो तो पहले आप उसको एक बार ऐसे स्टाइल करो, फिर आप उसको जो उसके स्टेट है उसको देके स्टाइल करो, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हम पढ़ेंगे लिस्ट, कि हम लिस्ट को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ। अपने वेब पेज में आता हूँ, H2 हेडिंग लेता हूँ और लिखता हूँ स्टाइल लिस्ट। यहाँ पे आके मैं एक यूएल से, जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक लिस्ट ले लेता हूँ और एल आई कितने बना देता हूँ? 5 एल आई बना देता हूँ उसके अंदर। और 1 मिनट में उसका ऐसा करता हूँ, एल आई 5 बनाता हूँ और उसके अंदर, नहीं मैं ऐसा करता हूँ, एल आई बनाता हूँ, एल आई बनाता हूँ और उसमें लिख देता हूँ आइटम 1। इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे, और बस ये चेंज कर देता हूँ 1 2 3 4 और 5। अब अगर मैं जाऊँगा अपने वेब पेज पे तो मेरी एक स्टाइल लिस्ट होगी, जैसे कि नॉर्मल होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो पहले तो नॉर्मल सा है कि उन्हें आप कुछ कलर दे दो या फिर उनका कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, और जो भी हमने अभी तक पिछली कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनको हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है हमारा 3 प्रॉपर्टीज़ पे रहेगा। तो यहाँ पे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको पढ़ लेना। अब इनके बारे में बात करते हैं। हम पहली बात करेंगे कि हम उसका कैसे स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? लिस्ट स्टाइल टाइप से हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं अपने सी एस एस में आऊँगा फाइल में, और लिखूँगा मैं यूएल, और लिखता हूँ मैं
लिस्ट, स्टाइल और टाइप। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, एक सर्कल आता है, तो अब क्या होगा, वो सर्कल बन जाएंगे। ऐसे क्या है, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सर्कल आते हैं, डेसिमल आते हैं, डेसिमल लीडिंग जीरो आता है, डिस्क आता है, तो ये सब तो वो है जो पॉइंट वगैरह बन जाते हैं, बुलेट पॉइंट्स। और ये लोअर अल्फा, लोअर ग्रीक, लोअर लैटिन और लोअर रोमन, या फिर नन से करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास स्टाइल्स होते हैं। देखो ये है, वो आ गया, स्क्वायर बन गया है वहाँ पे, वो मैं इनको सर्कल कर दूंगा तो सर्कल बन जाएंगे। लोअर अल्फा लिखोगे तो वो एबीसी आने लग जाएगा। तो ऐसे करके हम इनको स्टाइल इनका जो चेंज कर सकते हैं। अब जो दूसरी मेरी प्रॉपर्टी है वो है मेरी हाँ, कि इनकी जगह पे मैं एक फ़ोटो कैसे लगा सकता हूँ। जो मेरे ये आ रहे हैं, जो मेरे बुलेट पॉइंट्स हैं जहाँ एबीसी लिखा रहे हैं, इनकी जगह मैं एक इमेज भी लगा सकता हूँ। तो उस इमेज को लगाने के लिए मेरे पास पहले से एक एरो की इमेज है मेरे पास, ये देखो। अब मैं इसको लगाऊंगा, तो इसको लगाने के लिए मुझे क्या करना है, उसी में जाना है वापस से, और पहले ये हटाना है, और यहाँ पे लिखना है मुझे लिस्ट, स्टाइल और इमेज। और उसके अंदर हमने जैसे पहले की बात करी है कि जब भी हमें किसी चीज़ का पाथ देना होता है तो हमें पहले लिखना पड़ता है यूआरएल, पैरेंथेसिस और सिंगल कोटेशन, और उसके अंदर लोकेशन। तो लोकेशन तो मेरी सेम फोल्डर के अंदर है, एरो नाम का है, तो मैं इसे ले लेता हूँ एरो। अब मैं देखूंगा तो देखो मेरी यहाँ पे इमेज आने लगी है, जो मैंने एरो इमेज ली थी, और मेरी यहाँ पे एरो इमेज आने लग गई है। तो ऐसे हम एक इमेज लगा सकते हैं अपने बुलेट पॉइंट्स में या फिर अपने एल में। अब तीसरे स्टाइल की हम बात करते हैं। इससे क्या होता है कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो हमारे हाँ, जो हमारे ये जो स्टाइल होता है ना, ये जितना भी हमारा स्टाइल हमें लगाया जा रहा है, वो सब इसके बाहर लग रहा होता है। ऐसे ही ये ब्लॉक बन जाता है, और जितना स्टाइल लगा रहे हैं बाहर लग रहा है और ये अंदर है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे एल हैं, उन पे मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ। जो मेरा एल है, मैं उसे एक 3 पिक्सल सॉलिड और रेड। अब अगर हम देखेंगे तो देखेंगे जो हमारा जो ये बुलेट पॉइंट है, जो हमारी इमेज है, वो क्या है, अभी इससे बाहर है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इमेज इसके अंदर आ जाए, मतलब कि जो हमारी पोजीशन है इनकी, इनको चेंज करने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, ये आउटसाइड होती है, डिफ़ॉल्ट ऐसे आउटसाइड दे देता है। जैसे मैं इनसाइड पे क्लिक करूँगा, सेव करूँगा, अब अगर मैं जाऊँगा तो देखेंगे जो हमारे बुलेट्स पॉइंट्स हैं या फिर जो ये हमारी इमेज है, वो क्या है, इसके अंदर आ चुकी है, एल के अंदर। तो अब ये एल के अंदर आ चुकी है, तो आप जैसा चाहें तो वैसा कर सकते हैं। वैसे इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन तब भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी थी। तो ऐसे करके हम अपनी किसी लिस्ट को स्टाइल करते हैं। तो ये हो गया हमारी लिस्ट। अब हम बात करेंगे टेबल को हम कैसे स्टाइल करते हैं। तो टेबल को स्टाइल करने के लिए पहले तो मैं एक टेबल बनाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2 से टेबल, और एक टेबल टैग खोलता हूँ, उसके अंदर tr देता हूँ, और फिर pd बना देता हूँ बहुत सारे। और यहाँ लिख देता हूँ मैं box1 से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, box2, box3, box4, box5। इसी को मैं सेम टू सेम कॉपी करके एक और रो बना देता हूँ, एक और रो बना देता हूँ, एक और रो बना देता हूँ, एक और रो, और एक और रो। अब अगर मैं जाके देखूँगा तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है, मतलब एक हटा देते हैं, 5 बाय 5 की बना देते हैं। तो अभी मैंने क्या करा, एक 5 बाय, तो उसको मैं ज़ूम कर लेता हूँ। अभी मैंने एक 5 बाय 5 की अपनी टेबल बना ली है। तो हम देखेंगे कि हम इस टेबल को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो पहले अपने इसमें आते हैं। तो बहुत ज़्यादा तरीके नहीं है टेबल को स्टाइल करने के। पहले तो हमने जो नॉर्मल सी स्टाइलिंग देखी है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हम बॉर्डर कैसे दे सकते हैं। तो बॉर्डर देने के लिए पहले मुझे आना है अपने CSS में, टेबल लिखकर मैं उसे एक बॉर्डर दे दूंगा नॉर्मल, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक।
अब मैं अगर चाहूँगा तो देखो सिर्फ मेरी टेबल को मिला और अंदर को नहीं मिला, तो अंदर तो मेरे टीडी होते हैं, है ना? देखो टेबल को मिल चुका है बॉर्डर और टीआर तो रो है, तो मुझे टीडी को देना पड़ेगा। तो मैं टीडी को भी बॉर्डर दे देता हूँ ताकि उनको नीचे से बॉर्डर देखें पूरा पूरा, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आई थिंक टी आर नहीं टी डी को देना पड़ेगा। हाँ, तो टी डी को मैंने दे दिया, तो देखो उनको बॉक्सेस मिल गए। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है ना, ये अजीब सा आ रहा है मेरा बॉर्डर। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है हमारा बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स, तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं बॉर्डर कोलैप्स के अंदर। एक होती है कोलैप्स, एक होती है सेपरेट। तो अभी जो हमारा जो बॉर्डर है वो हमारा सेपरेट है, देखो अलग अलग दिख रहे हैं ना दोनों। और अगर हमें इसे एक करना है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स। तो ये हमारी ये और ये देखते हैं। तो इसके लिए मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे आके बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स। अब मैं इसे सेव करूँगा। अब मैं जाऊँगा तो देखो बॉर्डर सिंगल बाय सिंगल बन चुका है। तो एक तो नॉर्मल सा ये है मेरा। दूसरा क्या है कि आप उसे विड्थ वगैरह दे सकते हो, अपनी टेबल को हाइट वगैरह दे सकते हो। तो जैसे कि मैं टेबल को हाइट और विड्थ दे देता हूँ, जैसे कि 400 पिक्सल और 400 पिक्सल। तो क्या है, जो टेबल है वो बड़ी हो जाएगी हाइट और विड्थ में। ऐसे करके हम ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे मेरी जो पहली वाली है इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, अगर रो 1, और यहाँ पे आके मैं उस रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको मैं विड्थ दे देता हूँ 50 पिक्सल। ओके, मैंने पूरा टेबल में दे दिया है। तो यहाँ से अगर मैं हाइट और विड्थ हटा दूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये लेना चाहिए रो। ठीक है, तो ऐसे हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, पता नहीं अभी ले क्यों नहीं रहा है। ओके, मैंने ये सेव नहीं करा था, डैम। वेल जो भी है, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है ये। रो को मैंने दिया है रो 1 आईडी को और हैश रो 1, बट ये ले नहीं रहा है। लेट मी चेक। और ठीक है, अब काम करने लग गया। टीडी में देना था, मैं टीआर में दे रहा था सीधे से, सॉरी। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि उनको थोड़ी रो दे दें और हम उनको थोड़ी हाइट दे दें, और पिक्सल की दे देते हैं। तो बहुत ज़्यादा हाइट हो गई, 70 पिक्सल। अब ठीक है, इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो टेबल में अपने जाके दे दूँ टेक्स्ट अलाइन और सेंटर करके, तो जितना मेरा टेक्स्ट है वो सब सेंटर में आ जाएगा। कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर दे देते हैं इनको हम रेड, और इस टेबल को बैकग्राउंड कलर अगर मैं दे दूँ तो बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब इसमें हम ऐसे नॉर्मली अपनी टेबल को थोड़ा स्टाइल कर सकते हैं सीएसएस की हेल्प से। और ये हो गई हमारी बात, बॉर्डर की बात कर ली, टेक्स्ट लाइन की बात कर ली, हाइट और विड्थ की बात कर ली। और एक वर्टिकल अलाइन है कि आपको वर्टिकली अगर किसी चीज़ को अलाइन करना है तो उसको भी आप मिडिल वगैरह में देके कर सकते हैं। तो ऐसे हम किसी एक टेबल को स्टाइल करते हैं अपनी सीएसएस की हेल्प से।
अब हम बात करते हैं कर्सर की। तो जो हमारा ये कर्सर होता है, जो जैसे कि अभी, जैसे कि ये जो अभी है मैं मूव कर रहा हूँ, इसे हम कर्सर बोलते हैं। अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा कर्सर ऐसा है, जहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट लिखा है, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है। हम इन कर्सर को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चेंज कर देता हूँ अपना जो कर्सर है टेबल पे, उसके लिए मुझे प्रॉपर्टी देनी है कर्सर। मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कर्सर आ जाएँगे। तो आप कोई सा भी कर्सर ले सकते हो, जैसे कि ड्रॉप डाउन ले लोगे, सेव करोगे, तो अब जब मैं उस एलिमेंट के ऊपर ले जाऊँगा तो मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा। देखो नन वाला हो गया। ऐसे ही मेरे पास ऐसे ही मेरे पास सीएसएस में डिफरेंट डिफरेंट कर्सर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे कर्सर एक ही एलिमेंट में लगा के देख रखे हैं। तो ऐसे हम कोई भी कर्सर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कर्सर हैं। अलग-अलग एलिमेंट में आप अलग-अलग कर्सर लगा सकते हो। तो ये हमारे कर्सर होते हैं। इसमें कुछ ऐसा ख़ास बताने वाला है नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वेब फ़ॉन्ट्स के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो वेब पेज है उसमें एक बहुत ही अच्छा फ़ॉन्ट हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सब क्लीन कर दूँगा। मैं बात करूँगा, कहाँ गया मेरा? अब मैं बात करूँगा वेब फ़ॉन्ट्स के बारे में। तो हमारे वेब पेज में एक अच्छा फ़ॉन्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फ़ॉन्ट बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, आपका फ़ॉन्ट बहुत मोटा या फिर बहुत बोल्ड भी नहीं होना चाहिए, और जो आपका फ़ॉन्ट है एकदम मतलब नॉर्मल सा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत अच्छी-सी इन्फॉर्मेशन लिखी है फ़ॉन्ट्स के बारे में, तो ये पूरा पेज अच्छे से पढ़ लेना। इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दे रखा है फ़ॉन्ट्स के बारे में, कि कैसे मेरा फ़ॉन्ट कर्सिव होता है, मोनो स्पेस होता है, और ये फैंटेसी वाला होता है, ये जो भी है मतलब नॉर्मल से फ़ॉन्ट्स होते हैं मेरे पास, तो वो कैसे हम यूज़ करते हैं। तो पहले यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है पहले पेज में, तो वो सब पढ़ लेना। अब हम बात करेंगे कि हम फ़ॉन्ट को कैसे यूज़ करें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक H1 टैग लूँगा। सबसे पहले लिखूँगा फ़ॉन्ट। अब मैं नीचे आता हूँ, एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ, और उसमें मैं कितने 100 वर्ड्स ले लेता हूँ। अब अगर मैं पेज पे आऊँगा तो मुझे 100 वर्ड्स दिखेंगे। आई थिंक ये ज़ूम कर रखा है मैंने, चलो ज़ूम ही अच्छा है। तो अभी मेरे पास क्या है, नॉर्मल सा जो मेरा फ़ॉन्ट है वो है। तो अभी क्या करेंगे, मैं पी, इसमें पहले मैं पी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब जब भी मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए मुझे एक प्रॉपर्टी देना पड़ता है जिसका नाम है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली क्या करता है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट्स प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अभी मैं इधर आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली। देखो मेरे पास बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। जैसे कि कर्सिव हो गया, ये फैंटेसी वाला, मोनोस्पेस वाला, जो भी हमने पढ़े थे कुछ देर पहले। तो पहले मैं एक सिंगल फ़ॉन्ट लगा के दिखाता हूँ कि एक सिंगल फ़ॉन्ट कैसे लगाते हैं। जैसे कर्सिव, कर्सिव लगाया मैंने, सेव करा। अब अगर अपने वेब पेज पे रहूँगा तो मेरा फ़ॉन्ट है वो कर्सिव हो जाएगा। तो ऐसे मैं एक कर्सिव फ़ॉन्ट लगा सकता हूँ। और अब पहले तो क्या करता है, सिंगल फ़ॉन्ट्स होते हैं, कर्सिव हो गया, मोनोस्पेस हो गया। आप पहले इनको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सिंगल हमारे फ़ॉन्ट्स हैं। दूसरा क्या आता है, एक होता है फ़ॉन्ट फैमिली, और उसमें बहुत सारे होते हैं एक साथ। जैसे कि मुझे चाहिए, कौन सा अच्छा लगेगा? कोई सा भी ले लेते हैं रैंडमली, ये ले लेते हैं। अब मैं इसे सेव करूँगा, कहूँगा तो अब थोड़ा-सा फ़ॉन्ट दोबारा चेंज हो गया। तो इसमें और उसमें अंतर क्या है? इसमें और फ़ॉन्ट फैमिली कर्सिव। तो सबसे पहले तो आपको ये एक ही यूज़ करना है। एक ही यूज़ करना है, इसका क्या मतलब है, या तो आप फ़ॉन्ट फैमिली ये वाला यूज़ करोगे, या फिर आप ये वाला यूज़ करोगे। ठीक है? या तो आप पहला वाला यूज़ करोगे, या आप ये दूसरा वाला यूज़ करोगे। तो दूसरे वाले में तो सिंपल ही दिख रहा है कि एक सिंगल आप फ़ॉन्ट लगा रहे हो जो कि कर्सिव है, और मोनोस्पेस है, और जो और भी हैं, उनको आप सिंगली यूज़ कर सकते हो। अब जो ये ऊपर वाला है ना, ये ज़्यादा स्पेशल है। इसमें क्या होता है कि जो आपका फ़ोन है, या फिर आपका लैपटॉप है, या फिर आपका जो भी डिवाइस है, वो चेक करता है कि उस ब्राउज़र में कौन-सा फ़ॉन्ट सपोर्टेड है। सबसे पहले वो देखेगा क्या ये वाला फ़ॉन्ट है, अगर ये वाला फ़ॉन्ट है तो उसको प्रिंट कर देगा, नहीं है तो वो इस वाले फ़ॉन्ट को देखेगा। अगर ये वाला फ़ॉन्ट भी नहीं है, फिर वो इस वाले फ़ॉन्ट पे आ जाएगा। अगर ये फ़ॉन्ट भी नहीं है, फिर वो इस वाले फ़ॉन्ट पे आएगा। अगर ये फ़ॉन्ट भी नहीं है, फिर वो इस वाले फ़ॉन्ट पे आएगा। और नॉर्मली जो उसमें आखिरी में फ़ॉन्ट लिखा होता है, वो आपके ब्राउज़र में होता ही होता है।
अब ऐसा नहीं है कि सारे फ़ॉन्ट्स आपके उसमें हो ही हों, मतलब कि सारे फ़ॉन्ट्स आपके उसमें होने ही चाहिए। वैसे नॉर्मली आई थिंक 86 फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे ब्राउज़र में सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो अलग-अलग फ़ॉन्ट्स होते हैं और ये इनमें ऐसा होता है कि अगर आप एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स दे रहे हो तो आपको उनको कोटेशन में लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सबको कोटेशन में लिखा हुआ है। और अगर सिंगल है तो सिंगल में कोटेशन की नीड नहीं पड़ती। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ और कर्सिव रहने देता हूँ। मैं अगर सेव करूँगा, अब मैं देखूँगा तो अभी मेरा कर्सिव है। ठीक है। तो अभी हमने इसकी बात कर ली, फ़ॉन्ट फैमिली से हम किसी भी एलिमेंट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसमें भी ऐसी है कि देखो, अगर ये वाला फ़ॉन्ट आपके ब्राउज़र में मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो अगले में आ जाएगा। अगला फ़ॉन्ट भी नहीं मिला तो वो और अगले में आ जाएगा। ये फ़ॉन्ट भी नहीं मिला तो आखिरी वाला फ़ॉन्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो हो गई हमारी फ़ॉन्ट की बात। अब हम बात करते हैं 4 और प्रॉपर्टी की जो कि फ़ॉन्ट से रिलेटेड है। दूसरा है मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल बताता है कि आपका फ़ॉन्ट इटैलिक होगा या नहीं होगा। तो इसमें मैं आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल। अब मैं जैसे इसमें देखूँगा तो इसमें 3 तरीके मेरे पास हैं। एक इटैलिक है, नॉर्मल तो जैसा होता है, और एक ऑब्लिक है। तो इटैलिक कर दूँगा तो हल्का-सा जो मेरा फ़ॉन्ट है वो टेढ़ा हो जाएगा। देखो, हल्का-सा टेढ़ा हो जाएगा। अगर मैं ऊपर वाले को कर्सिव को कमेंट कर दूँ और मैं अब देखूँ तो देखो हल्का-सा कर्सिव हो जाएगा फ़ॉन्ट। तो इसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं, अब दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट वेट बताता है कि आपका फ़ॉन्ट का जो फ़ॉन्ट है वो कितना मोटा होगा, और फ़ॉन्ट स्टाइल बताता है कि आपके फ़ॉन्ट की हाइट कितनी होगी। तो दोनों को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ़ॉन्ट वेट। तो फ़ॉन्ट वेट में आप 2 तरीके से दे सकते हो यूनिट्स। पहले तो आप उसको डायरेक्टली नेम से दे सकते हो कि बोल्ड, बोल्डर, लाइटर या फिर नॉर्मल, या फिर आप उसको 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900 दे सकते हो। तो 900 भी बोल्डर ही होता है सबसे ज़्यादा। उस आप क्लिक करोगे तो ये बोल्डर ही है। इसको हम पिक्सल में नहीं दे सकते फ़ॉन्ट वेट को। अब मैं देखूँगा तो देखो मेरा फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट बहुत मोटा हो जाएगा। वापस मैं आऊँगा, अगर मैं यहाँ बोल्डर लिखूँगा तो भी देखो वो उतना ही मोटा रहेगा, क्योंकि तो 900 उसकी मैक्सिमम यूनिट्स है। तो इसमें ज़्यादा अच्छा है कि आप बोल्ड, बोल्डर या लाइटर से दें। तो फ़ॉन्ट वेट ऐसे देते हैं। अब बात करते हैं हम फ़ॉन्ट साइज़ की। तो फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ बताता है। तो उसमें पहले तो स्मॉल, लार्जर वगैरह, लेकिन इसे आप पिक्सल में भी दे सकते हो। नॉर्मली इसे पिक्सल में दिया जाता है वैसे, या फिर आरईएम यूनिट में। लार्जर लार्जर भी दे सकते हो, लेकिन मैं इसे पिक्सल में देना चाहूँगा, जैसे कि 10 पिक्सल। मैं जाऊँगा तो देखूँगा तो कि 10 पिक्सल हो गया उसका साइज़। तो जैसे-जैसे मैं उसको बढ़ाता जाऊँगा, जैसे कि 100 पिक्सल, उसका फ़ॉन्ट, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 100 पिक्सल, 50 पिक्सल, उतना-उतना वो बड़ा होता जाएगा, मतलब कि उसकी फ़ॉन्ट की हाइट बढ़ती जाएगी। तो जो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ होता है, वो मेरे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा देता है, और जो मेरा फ़ॉन्ट वेट है, वो बताता है कि फ़ॉन्ट कितना मोटा होगा, और फ़ॉन्ट स्टाइल बताएगा इटैलिक होगा या नहीं होगा, और फ़ॉन्ट फैमिली है जो वो फ़ॉन्ट्स चेंज करने के लिए होता है। और अब बात करते हैं फ़ॉन्ट वेरिएंट की। फ़ॉन्ट वेरिएंट, तो फ़ॉन्ट वेरिएंट में वही है, स्मॉल कैप्स आ जाता है और कुछ नहीं। स्मॉल कैप्स क्या होता है, वो क्या करेगा, आपके जितने भी लेटर्स हैं उन सबको पहले क्या करेगा, कैपिटल कर देगा, मतलब कि कैपिटल कर देगा, और फिर क्या करेगा, जो उनका पहला लेटर है उनको रिलेटिव से बड़ा कर देगा। देखो, जो ये एल है वो इनसे बड़ा है, लेकिन है सब कैपिटल। ऐसे इसमें भी है, ऐसे इन सब में है। तो ये होता है, ये थोड़ा ना के बराबर यूज़ होता है फ़ॉन्ट के वेरिएंट। तो ऐसे हम देखते हैं कि हम कैसे अपना फ़ॉन्ट की हमारी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। तो इसमें जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, पहली तो फ़ॉन्ट फैमिली वाली है। आपको फ़ॉन्ट फैमिली की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है चेंज करने की। दूसरा आपका ये फ़ॉन्ट वेट वाला, आपको जब कोई चीज़ बोल्ड या बोल्डर करनी होती है तो फ़ॉन्ट वेट हम यूज़ करते हैं। और ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फ़ॉन्ट वेरिएंट और फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ी ना के बराबर यूज़ होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूज़ गूगल फ़ॉन्ट। अब क्या है कि जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, जितने भी हमारे फ़ॉन्ट्स हैं, हमारा जो ब्राउज़र है वो अराउंड 68 या फिर 90 फ़ॉन्ट्स को
बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन बहुत सारे फ़ॉन्ट्स लोग बनाते भी हैं और बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं, तो उन फ़ॉन्ट्स को हम कैसे यूज़ करें? तो उसके लिए हम देखेंगे 2 तरीके। वो 2 तरीके हमारे क्या हैं कि एक पहला तरीका कि हम गूगल फ़ॉन्ट्स या फिर कोई ऑनलाइन वेबसाइट का यूज़ करें, तो क्योंकि गूगल फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, तो हम गूगल फ़ॉन्ट को देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल फ़ॉन्ट्स को देखने से पहले इसमें क्या मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है कॉर्बन 700 का, तो हम सेम टू सेम यही काम करेंगे। हम जाएँगे गूगल फ़ॉन्ट में, गूगल फ़ॉन्ट, एंटर और सबसे पहली वेबसाइट खोल देंगे और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट्स में आऊँगा। तो यहाँ पे क्या है, गूगल फ़ॉन्ट्स में मेरे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट्स होते हैं और ये फ़ॉन्ट्स नॉर्मली होते नहीं है फ़ॉन्ट फ़ैमिली के अंदर, वरना हम इन्हें यूज़ कर लेते हैं क्योंकि नॉर्मली होते नहीं हैं, जैसे चाइनीज़ है और ये आ गया नोटोसेंस या फिर जो भी नॉर्मल से हैं, ये सस्सी फ्रेंड्स करके जो भी नॉर्मल से हमारे फ़ॉन्ट्स हैं, ये नॉर्मली फ़ॉन्ट्स होते नहीं हैं हमारे फ़ॉन्ट फ़ैमिली में। तो इन फ़ॉन्ट्स को यूज़ करने के लिए हम गूगल फ़ॉन्ट या फिर और भी वेबसाइट्स होती हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल फ़ॉन्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा रेपुटेशन वाली है, तो लोग नॉर्मली इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें हम आते हैं, सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखेंगे कॉर्बन, एंटर मारेंगे, कॉर्बन आ गया। हो जाओ ओपन, हाँ। तो यहाँ पे इसके 2 हैं मेरे पास वेरिएंट। एक तो मेरे पास रेगुलर 400 है और एक मेरे पास बोल्ड 700 है। तो मुझे कौन-सा चाहिए? तो पहले तो मैं ये हटा दूँगा, ताकि मेरा फ़ॉन्ट ना रहे। मैं अगर अपना वेब पेज देखूँगा तो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल है ना ये? हाँ, नॉर्मल। अब मुझे क्या करना है, हाँ, अपने वेब इसमें आते हैं, पीडीएफ में। तो यहाँ पे देखेंगे हम कैसे हमने कॉर्बन 700 फ़ॉन्ट लिया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, तो 700 को सेलेक्ट करोगे आप। ये रहा मेरा, ये रही मेरी वेबसाइट। तो 700 को मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको करना है, आपको 2 काम करने हैं। आपको पहले जो ये इनने कोड दे रखा है, आपको ये कॉपी करना है। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कोड कॉपी करता हूँ और इसको आपको पेस्ट करना है अपने जो आपका एचटीएमएल की फाइल है, उसका जो आपका हेड टैग है, उसके अंदर आपको उसको कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल फॉन्ट और यहाँ पे से कमेंट कर देता हूँ ताकि पता चल जाए गूगल फॉन्ट है और पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने कहाँ से कॉपी पेस्ट करा है, मैंने ये गूगल फॉन्ट्स में आके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा है। अब एक से एक रूल देगा ये कि आपको आपको जब ये फॉन्ट यूज़ करना है तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए उसने ये रूल दे रखा है, फॉन्ट फैमिली कॉर्बन और कर्सिव। अब हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं और दोबारा अपनी वेबसाइट में आते हैं, अपने सीएसएस में आते हैं। अब जो मेरा पी है मैं उसमें इसको पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। अब मैं देखूंगा तो हाँ, तो कॉर्बन 700 मेरा अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। तो ऐसे हम किसी भी फॉन्ट्स को गूगल फॉन्ट्स में जाके हम ले सकते हैं। तो गूगल फॉन्ट में बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे फॉन्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ॉन्ट का एग्जांपल लेके दिखा दिया कि हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। सबसे पहले क्या करना है, उस पे क्लिक करना है। जैसे कि ये फ़ॉन्ट है, इसको मुझे अगर चाहिए तो अरे ओपन हो जा। हाँ, अब आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए आप उसको सेलेक्ट करो। फिर यहाँ पे आपको वो 2 कोड देगा। पहले आपको ये लिंक वाला देगा। आपको ये क्या करना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है अपने हेड में और फिर आपको जहाँ पे भी ये फ़ॉन्ट यूज़ करना है, आपको ये चीज़ कॉपी पेस्ट कर देनी है। देखो यहाँ लिखा है ना, सीएसएस रूल टू स्पेसिफाई फैमिलीज़। फिर आपको ये चीज़ वहाँ पे डाल देनी है, तो आपको उसमें ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लगाते हैं किसी भी फ़ॉन्ट को गूगल फ़ॉन्ट से। ऐसे हम लगाते हैं गूगल फ़ॉन्ट से। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम किसी फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके लगा सकते हैं। ये तो क्या है कि ये ऑनलाइन वाला फ़ॉन्ट हो गया गूगल फ़ॉन्ट। मान लो कि कोई और फ़ॉन्ट है, जो कि आपके पास ऑफ़लाइन में है, आपको उसको लगाना है। तो उसको लगाने के लिए पहले आपके पास वो डाउनलोड करना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ॉन्ट मैं डाउनलोड करूँगा गूगल फ़ॉन्ट से। पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। गूगल फ़ॉन्ट्स में आता हूँ। ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये या फिर ये, इसे ले लेते हैं। इसको लेते हैं रेगुलर, अच्छा इसका एक ही वेरिएंट है, तो रेगुलर 400। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है, तो डाउनलोड ऑल। अब क्या है, वो मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। हाँ, ये कॉर्बन क्यों सिलेक्ट हो रहा है, अच्छा कॉर्बन भी सिलेक्टेड है। हाँ, अब मैं इसे दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ।
तो देखो मेरे पास ये डाउनलोड हो गया, मैं इसे उठा के अपने फ़ोल्डर में ले जाऊँगा। और इसे मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यही मेरा फ़ॉन्ट है, देखो अगर मैं उसमें राइट क्लिक करूँगा तो डॉट .ttf इसका जो एक्सटेंशन होता है, वो इसका एक्सटेंशन होता है किसी भी फ़ॉन्ट का, डॉट .ttf। और जो है मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, काम के नहीं है वैसे भी। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, इस जो मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड करा है उसे मैं दिखाऊँगा, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने उसमें। तो उसके लिए मैं एक और पी लूँगा और यहाँ लिखूँगा lorem 100। ओके, ये तो वही पी है, तो मुझे इसको एक आईडी देनी पड़ेगी। इसको मैं आईडी देता हूँ गूगल फ़ॉन्ट। और यहाँ पे दूँगा मैं इस वाले को आईडी दूँगा डाउनलोड फ़ॉन्ट। और यहाँ पे मैं आके इसको लिख देता हूँ गूगल फ़ॉन्ट। तो मैं सेव कर देता हूँ। हाँ, तो देखो पहला वाला जो है इसमें तो मैंने गूगल का फ़ॉन्ट लगाया डाउनलोड कर ऑनलाइन, जो कि मेरे पहले मुझे हेड में डालना था अपना जो था उसका, और फिर मैंने CSS का रूल डिफाइन करके फ़ॉन्ट फैमिली का यहाँ पे फ़ॉन्ट लगा दिया। अब जो दूसरा वाला है वो मेरा नॉर्मल सा एक पैराग्राफ टैग है जिसमें कोई भी फ़ॉन्ट नहीं लगा है। तो इसमें मैं कौन सा वाला फ़ॉन्ट लगाऊँगा, जो मैंने डाउनलोड करा है। तो ये दिखाने के लिए कि आप अगर कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड करो तो आप उसे कैसे लगा सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है और उसका क्या होगा, एक्सटेंशन डॉट .ttf उसका एक्सटेंशन होगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं उसका डॉट .ttf है या नहीं है। फिर उसे आप अपने फ़ोल्डर में रख दीजिए। फिर फ़ोल्डर में रखने के बाद आपको 2 काम करने हैं। एक तो होता है कि वो आपको कैसे आपको किस रूल से डिफाइन करोगे, जो कि फ़ॉन्ट फैमिली वाला है। और दूसरा है कि उसे अपनी CSS स्टाइल शीट में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अपनी CSS स्टाइल शीट में किसी डाउनलोडेड फ़ॉन्ट को इंक्लूड करने के लिए हमें एक रूल का यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम होता है फ़ॉन्ट फेस, जो कि ये है। तो हम क्या करेंगे, अपने स्टाइल शीट में आके सबसे ऊपर आके यहाँ पे मैं @ और फ़ॉन्ट फेस। अब इसके अंदर ये नॉर्मल, ये ज़रूरी नहीं कि आप सबसे ऊपर आके करो, जैसे मैं करता हूँ नॉर्मली, लेकिन नॉर्मली आप इसे कहीं पे भी कर सकते हो। @ फ़ॉन्ट फेस लिखना है। अब उसका उसके अंदर आपको 2 चीज़ें लिखनी है। हाँ, 2 चीज़ें लिखनी है। एक है फ़ॉन्ट फैमिली की, आप रूल डिफाइन करोगे। जैसे अभी तक क्या था कि जो सामने वाले थे वो हमें दे रहे थे कि आप उसे किस नाम से करोगे, तो आपको किस नाम से उसको अप्लाई करना है। जैसे कि ये वाला जो मेरा स्टाइल का था, जब भी मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली कॉर्बिन कर्सिव, तो मेरा ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। अब क्या है कि इसमें आप अपना दे सकते हो, अपना रूल दे सकते हो कि आप किस रूल से उसे बुलाना चाहते हो। तो पहला फ़ॉन्ट फैमिली है इसमें और दूसरा है SRC। SRC क्या होता है, वो मुझे बताता है कि मेरे फ़ॉन्ट जो मैंने डाउनलोड करा है फ़ॉन्ट, उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो मैं दोनों दे देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली, फिर मैं क्या लिखूँगा, SRC। तो SRC में मैं URL लिखूँगा और जैसे हम किसी नॉर्मल फ़ोटो का पाथ देते हैं, सिंगल कोटेशन में डॉट लगा के, डॉट .ttf वाला कहाँ है मेरा, देखो ये लास्ट वाला है, ये है। अब मुझे फ़ॉन्ट फैमिली बताना पड़ेगा कि इसका रूल कौन-सा होगा डिफाइन करने का, तो मैं अपना नाम दे देता हूँ, शिवांग। अब मैं जहाँ-जहाँ लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली शिवांग, वहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट लग जाएगा मेरा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा और ये जो इसकी आईडी है डाउनलोड फ़ॉन्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली, जहाँ-जहाँ मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली शिवांग, वहाँ पे वाला फ़ॉन्ट लग जाएगा। और मैं सेव करूँगा। अब मैं अगर अपने पेज पे आऊँगा तो देखो उसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। हाँ, तो ठीक है, ऐसे हम लगा सकते हैं किसी भी डाउनलोडेड फ़ॉन्ट को। और यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली में आपको बताना पड़ता है वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मैंने गलती से यहाँ पे डाउनलोड की स्पेलिंग गलत लिख दी थी।
तभी मैं कहूँ कि ये फ़ॉन्ट लगा क्यों नहीं है। तो मैं जल्दी से अपनी आईडी की स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ। छोटे-मोटे काम हो जाते हैं कई बार ऐसे। तो देखो, अब मेरा जो हमने फ़ॉन्ट लगाया था, वो मेरा फ़ॉन्ट लग चुका है। तो ऐसे हम किसी भी फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके अपने किसी भी पैराग्राफ टैग में या कहीं भी लगा सकते हैं। वैसे इसका सबसे अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो फ़ॉन्ट है आप हर जगह लग जाए, तो आप क्या करो बॉडी टैग में लगा दो डायरेक्ट। बॉडी, यहाँ पे लिखो फ़ॉन्ट फैमिली शिवांग। अब आप चाहे पैराग्राफ टैग लो या फिर कोई भी टैग लो, वो हर टैग में लग जाएगा अपने आप। देखो हर टैग में अपने आप लग जाएगा पहले से। तो ऐसे हम लगाते हैं अपना कोई भी फ़ॉन्ट।